वेलकम बैक गाइस। न्यू वीडियो इज़ आउट। और जैसे कि तुम लोग जानते हो, ये वीडियो जो है ना 2R+ की बनी है। बाकी देखो, मुझे कुछ चीज़ें ना क्लैरिफाई करनी थी। जैसे कि कल कुछ एक इश्यू हो गया था। मैंने जैसे कि पोस्ट में कहा था कि 1R+ की होगी। अब देखो, एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया था। दरअसल मेरी जो डिस्क थी ना, हार्ड डिस्क थी, तो वो करप्ट हो गई थी। उसमें मैंने अपने रिकॉर्डेड फाइल्स वो सब रखे थे, तो वो करप्ट हो गई थी। इसलिए मुझे कंफर्म नहीं था कि क्या करना है अभी। मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं काफ़ी पैनिक में चला गया था। मतलब काफ़ी मतलब टेंशन में था उस वक़्त। मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि डिस्क में जो मैंने सब रिकॉर्डेड वो चीज़ें रखी थी ना, वो सब करप्ट हो गई थी। मतलब डिस्क ही पूरी करप्ट हो गई थी, शो नहीं कर रही थी। तो इस वजह से मैं थोड़ा टेंशन में था और मैंने क्या किया, इधर-उधर गया टेक्निकल जो लोग होते हैं उनके पास। तो उन्हें उनसे पूछा, वो लोग कह रहे थे कि 15K का कॉस्ट आएगा। बाकी उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है, मतलब पूरी करप्ट नहीं हुई है। तो उन्होंने 300 में ना ठीक करके दे दिया। तो मुझे भी थोड़ा बहुत ये हुआ। और मैंने 1+R इसलिए लिखा था क्योंकि देखो, अगर 2R की नहीं हो पाती, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम समझ लो, सपोज़ कर लो कि अगर वो डिस्क करप्ट हो गई होती हो, तो मैं उतनी बड़ी वीडियो नहीं बना पाता। तो उस वजह से है ना, मैंने 2R+ नहीं लिखा, ताकि अगर मैं कहूँ और 1+R की वीडियो आ जाए, तो तुम लोग ये ना कर दो, मतलब कुछ ऐसा-वैसा ना बोल दो। तो इसलिए मैंने 1+R लिखा, लेकिन डिस्क थैंकफुली ठीक हो गई। तो इसलिए मुझे फाइल्स फिर से मिल गए वो, और अभी 2R की वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। बाकी देखो, ऐसी चीज़ें कभी-कभी टेक्निकल इश्यूज़ आते रहते हैं, तो थोड़ा समझा करो। मैं उस वक़्त इतना ये मतलब इसमें नहीं था, मतलब मैं कह नहीं सकता था, उतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सिंपली 1+R का बोल दिया। बाकी ऐसी चीज़ें होती रहती है, तो मैं भी उस वक़्त टेंशन में रहता हूँ, इसलिए ज़्यादा वो डिटेल भी नहीं दे पाता हूँ। बाकी ऐसी चीज़ों को समझा करो। और अगर सपोज़ करो कि अगर कभी कोई ऐसी छोटी वीडियोज़ आ जाती है, तो मैं बाद में है ना कवर करता हूँ। जैसे कि संडे का वक़्त होता है, तो मैं तब तक है ना बड़ी वीडियो बनाता हूँ। तो तब तक बड़ी वीडियो आ जाती है, उतना कवर हो जाता है। तो प्लीज़ ट्रस्ट करना मेरे पर, हम कवर करेंगे। मैं स्पेस मेंटेन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती रहती है। बाकी मैं भी थोड़ा कमेंट्स देखकर सैड हो गया था कि ऐसे कमेंट्स क्यों आ रहे। बट एनीवेज़, आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड इट। और या तो 2R+ की वीडियो है, एन्जॉय करना। और जिन्होंने पिछली बार है ना सुपर थैंक्स दिया था, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। निकी वाइल्डी भाई को रियली थैंक्स फॉर गिविंग सुपर थैंक्स ऑफ ₹100, रियली अप्रिशिएट द एफर्ट। और टाइलर प्लेज एफसी भाई को रियली थैंक्स। और इन्होंने जैसे कि कहा था कि एक 5R की वीडियो लाना, तो या वो इस संडे को आएगी। एंड रियली थैंक्स फॉर सुपर थैंक्स। एंड मोसिफ खान 6 to 30 भाई को भी अगेन बिग थैंक्स फॉर गिविंग सुपर थैंक्स एंड ऑल द सपोर्ट। मोसिफ खान भाई ने भी काफ़ी बार सुपर थैंक्स दिया है। और हसन ज़िराक दियोल भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर गिविंग सुपर थैंक्स एंड ऑल द सपोर्ट। एसटे वर्ल्ड 8692 भाई को भी अगेन बिग शाउट आउट एंड सुपर थैंक्स टू हिम टू, बिकॉज इन्होंने भी काफ़ी बार सुपर थैंक्स दिया है। और नसीफ मजी 9253 भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर गिविंग सुपर थैंक्स एंड फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड यूज़र QE4CH2GM 9X भाई को भी दिल से thank you for giving a super thanks of ₹100 and big shout out to them too. And also a big thanks to @doctors.0 for giving super thanks and really appreciate the love from Nopal, and thanks for all the support. And @Sayam Lalteli 95 भाई को भी दिल से thank you for giving super thanks and really appreciate the support. And once again SJ World 6892 भाई को भी दिल से thank you for giving super thanks and for all the support. तो या सपोर्ट के लिए थैंक यू रियली। और जो मेंबर्स बने ना, मैं उनका भी नाम ले रहा हूँ, जो नए मेंबर्स बने। YUG एंड आयु भाई को दिल से थैंक यू फॉर बिकमिंग आई मीन रीजॉइनिंग मेंबरशिप। एंड विजार्ड 00 भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर बिकमिंग मेंबर। ओबी भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर बिकमिंग सीक्वेंस 9 वॉचर। मिरिन मोय कालिता भाई को भी दिल से थैंक यू, आई मीन फॉर बिकमिंग मेंबर टू। एंड MLBB गेमर भाई को भी दिल से थैंक यू फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ दिस चैनल एंड ज्वाइनिंग इट। तो यह रियली अप्रिशिएट द एफर्ट। और ऐसी चीज़ों को समझा करो। बाकी मैं कोशिश करता हूँ, मैं डिसअपॉइंट नहीं करता, लेकिन ऐसी चीज़ें होती रहती है और एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो एज अ फैमिली प्लीज़ समझा करो, ऐसी चीज़ें होती रहती है।
बाकी इस पे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे और मुझे वीडियो का रिव्यू देना ज़रूर और प्लीज़ थोड़ा मोटिवेट करना क्योंकि कमेंट देख के मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा है अभी। एनीवेज़ एन्जॉय द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लाइन ने जराठुल और डेमनेस के साथ मिलकर फॉगी टाउन का सीक्रेट डोर खोला, जहां उसने फाइनली द फूल कार्ड देखा और वहां से सेफ एस्केप किया। रियल वर्ल्ड में वापस आकर लेनर्ड ने ड्वेन डांटेस पर शक किया और ड्रीम में उसे कन्फ्रंट किया, पर क्लाइन ने अपनी बातों से उसे मैनिपुलेट कर दिया। साथ ही अब क्लाइन आर्म्स डीलिंग और बिजनेस पॉलिटिक्स में फंस गया है, जहां उस पर मर्डर का इल्जाम लगने वाला था, लेकिन उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेलकर खुद को बचा लिया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज का चैप्टर नंबर है 859 यानी न्यू मशरूम्स। और भाई, टाइटल सुनकर अगर आपको लग रहा है कि ये कोई कुकिंग शो होने वाला है तो आप गलत भी हो और सही भी, क्योंकि यहाँ कुकिंग तो है, लेकिन ऐसी जिसे सुनकर आपकी भूख हमेशा के लिए मर जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर नाम की शिप के सबसे निचले हिस्से में, यानी बॉटम केबिन में। वहां एकदम अंधेरा है, पिच ब्लैक, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है और उस मध्यम रोशनी में हमें दिखाई देता है हमारा फेवरेट मैड साइंटिस्ट फ्रैंकली। अब जरा उसके टेबल का हाल देखो। टेबल पर क्या पड़ा है? मांस के टुकड़े, ढेर सारे मशरूम्स, गेहूं और मछलियां। मतलब भाई ने पूरा लैब बना रखा है वहां। फ्रैंकली बड़े आराम से उन सारी चीजों को साइड में धकेलता है ताकि वो एक चिट्ठी लिख सके। उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। वो अपना फाउंटेन पेन उठाता है और अपने प्यारे दोस्त जर्मन स्पैरो यानी हमारे क्लेन को लेटर लिखना शुरू करता है। अब इस लेटर में जो लिखा है वो सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। वो लिखता है, मेरे प्यारे दोस्त जर्मन, मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरे भेजे हुए सूखे मशरूम्स पसंद आए। शायद वो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा काम के निकले। खैर, अब मैंने बाकी सारे एक्सपेरिमेंट रोक दिए हैं क्योंकि मैं इसमें एक्सपेरिमेंट पर फोकस कर रहा हूँ जिसके बारे में हमने बात की थी। ज्यादातर मशरूम्स तो नीना ने जला दिए, लेकिन मेरे पास आखिरी 3 बचे हैं जो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। फ्रैंक आगे बता है अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में। उसने एक ऐसा मशरूम बनाया है जो मांस और खून खाकर बड़ा होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, फ्लेश और ब्लड। और इसकी 3 वैरायटी हैं। पहली वैरायटी को उसने गेहूं यानी वीट के साथ क्रॉस ब्रीड किया है। इसका पाउडर बनाकर आप ब्रेड बना सकते हो। सोचो, मशरूम वाली जो खून पीकर उगी है। दूसरी वैरायटी को दूध के साथ मिक्स किया है जिससे आप मशरूम से दूध निकाल सकते हो। मतलब अब गाय भैंस की जरूरत नहीं, गमले में मशरूम लगाओ और दूध पियो। और तीसरी वैरायटी को उसने मछली के साथ क्रॉस ब्रीड किया है जिसका टेस्ट एकदम मीट जैसा है। लेकिन भाई, असली डरावनी बात तो आती है। फ्रैंक एक बहुत बड़ी चेतावनी यानी वार्निंग देता है। वो लिखता है, ध्यान रखना, इन्हें गलती से भी कच्चा मत खा लेना। इन्हें कम से कम 90 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में 5 मिनट तक पकाना जरूरी है ताकि इनके अंदर की जिंदा रहने वाली प्रॉपर्टीज मर जाएं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो चाहे तुम इसे किसी भी फॉर्म में खाओ, ये तुम्हारे पेट में जाकर तुम्हारे ही अंगों को यानी ऑर्गन्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। बाप रे! मतलब अगर कुकिंग में थोड़ी भी गलती हुई तो लंच आप नहीं कर रहे, लंच आपको कर रहा है। फ्रैंक ये भी बता है कि ये मशरूम्स नॉर्मल मांस और मॉन्स्टर के मांस में फर्क नहीं कर पाते। अगर ये मॉन्स्टर का मांस खाते हैं तो उनके अंदर वो पागलपन और जहर इकट्ठा हो जाता है। फ्रैंक को और एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, इसलिए वो क्लेन से कहता है कि अगर एडवेंचर करते वक्त कोई मॉन्स्टर की लाश मिले तो प्लीज मुझे भेज देना। यार, इस बंदे का दिमाग अलग ही लेवल पर चलता है। लेटर खत्म करके वो उसे फोल्ड करता है, एक सोने का सिक्का रखता है और मैसेंजर को बुलाने का रिचुअल शुरू कर देता है। जाते जाते उसे याद आता है कि कमरे में मिट्टी का ढेर है जिसे वो बाहर फेंक देता है। मतलब सफाई के नाम पर जीरो, लेकिन एक्सपेरिमेंट के नाम पर हीरो। अब सीन शिफ्ट होता है एम्प्रेस बरो की तरफ, अर्ल हॉल के आलीशान विला में। यहाँ हमारी प्यारी ऑड्री हॉल अपने कमरे में छुप कर बैठी है। उसके हाथ एक कांच की शीशी है, उसमें एक कलरलेस चिपचिपा लिक्विड है। ये लिक्विड इतना साफ है कि आईने की तरह चमक रहा है, लेकिन अगर इसे हिलाओ तो इसके अंदर एक छोटा सा भंवर यानी वर्लपूल बनता है। ये और कुछ नहीं बल्कि हिप्नोटिस्ट का पोशन है। ऑड्री अपनी जर्नी में आगे बढ़ने वाली है। वो पहले ही अपना साइकियाट्रिस्ट वाला पोशन पचा चुकी है और अब सीक्वेंस 6 बनने के लिए तैयार है। उसने अपनी मेंटल स्टेट को शांत किया, होठों को हल्का सा काटा और वो पोशन गटक गई। जैसे ही उसने वो पिया, उसे लगा जैसे उसका दिमाग फट गया हो, उसका शरीर गायब होने लगा जैसे वो हवा बन गई हो। ये वो मोमेंट होता है जब एक बियॉन्डर का कंट्रोल छूट सकता है। उसे महसूस हुआ कि वो एक बहुत बड़े समुद्र में घुल रही है जिसे कलेक्टिव सबकॉन्शियस कहते हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ था, सारे लिविंग क्रिएचर्स के विचार एक साथ। लेकिन ऑड्री ने हार नहीं मानी। उसने अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शनेस को बिखरने दिया और फिर एक रबर बैंड की तरह वापस खींच लिया। काफी देर बाद उसे अपना असली रूप दिखाई दिया। उसने देखा कि उसके हाथ पर सोने के रंग के शल्क यानी स्केल्स आ गए हैं। उसके कंधे के बाल घने हो गए हैं, एकदम गोल्ड की तरह। ये एक हिंट है दोस्तों की स्पेक्टेटर पाथवे आगे चलकर ड्रैगन से जुड़ता है। जब वो होश में आई तो उसने शीशे में देखा। उसकी हरी आंखें अब साफ थीं,
लेकिन उनके अंदर एक गहरा भंवर था। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई उसकी आंखों में देखेगा तो डूब ही जाएगा। ऑड्री अब सीक्वेंस 6 हिप्नोटिस्ट बन चुकी थी। अब वो अपनी नई पावर्स चेक करती है। पहली बात, वो फिजिकली काफी स्ट्रांग हो गई है। उसकी स्किन पर ड्रैगन जैसे स्केल्स की एक लेयर आ सकती है जो उसे डैमेज से बचाएगी। दूसरी पावर है साइकोलॉजिकल क्यू का अपग्रेडेड वर्जन। अब वो किसी को भी बातों में हिप्नोटाइज कर सकती है। वो उनके दिमाग के दरवाजे खोलकर उनके कॉन्शियस को बदल सकती है। और मजे की बात ये कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि वो ऑड्री के इशारों पर नाच रहा है। हाँ, लेकिन एक शर्त है, वो किसी से ऐसा काम नहीं करवा सकती जो उसकी जान ले या उसके उसूलों के एकदम खिलाफ हो। अगर उसने ऐसा किया तो हिप्नोटिज्म टूट जाएगा। तीसरी पावर है बैटल हिप्नोटिज्म। लड़ाई के बीच में वो दुश्मन को कुछ देर के लिए कंट्रोल कर सकती है, जैसे उसे अपने ही दोस्त पर हमला करने को कहना या ऑड्री को इग्नोर करने को कहना। लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। और चौथी और मेरी फेवरेट पावर, साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी। मतलब वो सच में गायब नहीं होती, लेकिन वो लोगों के दिमाग को ऐसे कंट्रोल करती है कि लोग उसे देख ही नहीं पाते। वो उनकी ब्लाइंड स्पॉट में रहती है। सोचो यार, आप कमरे में खड़े हो लेकिन कोई आपको नोटिस ही नहीं कर रहा। कितनी जबरदस्त पावर है ये। ऑड्री अपनी इन पावर से काफी खुश थी। बस उसे इस बात का अफसोस था कि उसके पास कोई डायरेक्ट अटैक वाली पावर नहीं है। तभी उसकी मेड एनी नॉक करती है और अंदर आती है। वो बताती है कि चर्च ने एक चैरिटी ऑर्गेनाइज की है, ऑड्री को इनवाइट किया है। उसके पेरेंट्स और भाई हिबर्ट भी वहां जा रहे हैं। ऑड्री ने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि वो डोनेशन के लिए भी तैयार है। अब चलते हैं शाम के वक्त इंटिस स्ट्रेंजो रेस्टोरेंट में। यहाँ हमारी दो बॉडीगार्ड्स फोर्स शियो अपनी ड्यूटी पर हैं। फोर्स रेस्टोरेंट की सजावट देखकर इम्प्रेस है। कह रही है कि ये कई रईस नोबल्स के घरों से भी सुंदर है। लेकिन शियो को ये सब दिखावा लग रहा है। वो कहती है इंटिस का स्टाइल है बाहर से चकाचक, अंदर से खोखला। फोर्स उसे चिढ़ाते हुए कहती है, अरे देख तो, इतनी महंगी पेंटिंग्स लगी हैं, इसे तुम खोखला कहती हो। ये दोनों असल में वहां खाना खाने नहीं बल्कि ड्वेन डेंटिस यानी क्लेन को प्रोटेक्ट करने आई हैं। वो चुपचाप एक पेंट्री कपबोर्ड यानी बर्तन रखने वाली अलमारी के अंदर छुप जाती हैं। सोचो, बाहर रईस लोग खाना खा रही हैं और ये दोनों अलमारी में घुसकर बातें कर रही हैं। फोर्स बोर होकर पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कोइम कंपनी के 3% शेयर्स की कीमत क्या होगी? शियो कहती है, कम से कम कई हजार पाउंड्स। फोर्स मजाक में कहती है, यार ये बिशप लोग कितने अमीर हैं, इतना डोनेट कर देते हैं, हम गरीबों की मदद क्यों नहीं करते? तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। ड्वेन डेंटिस यानी हमारा क्लेन और मार्क्ट की फैमिली अंदर आते हैं। शियो और फोर्स एकदम चुप हो जाते हैं, लेकिन खाने की खुशबू से उनकी नाक फड़कने लगती। बेचारी, ड्यूटी भी करनी है और भूख भी बर्दाश्त करनी है। अचानक शियो को कुछ महसूस होता है। वो चौकन्नी हो जाती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद उसका वहम था। असल में वहां डाइनिंग टेबल पर क्लेन स्पिरिट विजन एक्टिवेट करके बैठा था। उसे हवा में एक चेहरा दिखाई दिया, एक गोरे बालों वाला, लाल आंखों वाला सिर, जिसके मुंह में एक मोटा सा खत था। ये और कोई नहीं, रेनेटी टिनकर थी, जो फ्रैंक का लेटर लेकर आई थी। क्लेन को उस लेटर से दूध, गेहूं और मछली की मिक्स बदबू आ रही थी। वो समझ गया कि ये फ्रैंकली का कारनामा है। उसने चुपके से अपना बायां हाथ टेबल के नीचे किया और वो खत पकड़ लिया। उसके साथ बैठे मार्क, रियाना और हेजल को कुछ भी पता नहीं चला। क्लेन ने वो खत अपनी जेब में डाल लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे फनी और डरावना मोमेंट अब आता है। जैसे ही क्लेन ने वो खत जेब में रखा, एक वेटर पेंट्री से बाहर निकला। उसके हाथ में एक डिश थी जो उसने टेबल पर सर्व की। और गेस करो वो डिश क्या थी? बटर फ्राइड मशरूम। जी हाँ, वही मशरूम्स। अभी अभी क्लेन ने फ्रैंक का लेटर रिसीव किया जिसमें लिखा था कि मशरूम्स इंसान को खा सकते हैं, और ठीक उसी वक्त उसके सामने खाने के लिए आ गए। क्लेन की हालत खराब हो गई। उसका चेहरा एकदम अजीब हो गया। उसे घिन आने लगी। उसकी जेब में पड़ा हाथ कांपने लगा। सोचो यार, एक तरफ लेटर में लिखा है कि मशरूम पेट में जाकर आर्गन्स खा जाएगा, और सामने वेटर बड़े प्यार से मशरूम परोस रहा है। इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग, या कह लो बैड लक। क्लेन के दिमाग में अभी फ्रैंक की वो वार्निंग गूंज रही होगी, कच्चा मत खाना वरना। और अब उसे ये डर लग रहा होगा कि कहीं इस रेस्टोरेंट वाले ने भी फ्रैंक से ही तो मशरूम नहीं खरीदे। तो दोस्तों, आज के चैप्टर में हमने देखा फ्रैंकली का पागलपन, ऑड्री का ड्रैगन वाला ट्रांसफॉर्मेशन और क्लेन का मशरूम वाला फोबिया। अब देखना यह है कि क्या क्लेन वो मशरूम खाता है या भूखा रहता है, और ऑड्री अपनी नई पावर्स का इस्तेमाल कैसे करती है। कहानी अब और भी कॉम्प्लिकेटेड और मज़ेदार होती जा रही है। तो भाई, कहानी की शुरुआत होती है डिनर टेबल पर, जहां हमारा क्लेन यानी ड्वेन डांटिस मार्क्ट और उनकी फैमिली के साथ खाना खा रहा है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे क्लेन की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, और वो यादें अच्छी नहीं थीं। हुआ ये कि एक लेटर आया और उस लेटर से मशरूम की गंध आ रही थी। जी हाँ, मशरूम। अब अगर आपको याद हो तो फ्रैंकली और उसके अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट ने क्लेन को कितना परेशान किया था। उस मशरूम की महक को सूंघते ही क्लेन को लगा जैसे उसका ट्रामा वापस आ गया है। उसे लगा कि कहीं खाने में भी तो मशरूम नहीं है। शुक्र है कि उसने मशरूम डिश ऑर्डर नहीं की थी, वरना तो आज का डिनर बर्बाद ही हो जाता। क्लेन का फेस थोड़ा सा बिगड़ा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला।
भाई एक फसलेस होने का यही तो फायदा है, आप अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर सकते हो। उसने जल्दी से अपना हाथ हटाया, पानी का गिलास उठाया और ठंडा पानी पीकर खुद को शांत किया। फिर उसने वेटर को बुलाया और बड़े ही नॉर्मल अंदाज में कहा, प्लीज एक और कप पानी मिलेगा, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद वो माफी मांग के टेबल से उठा और वॉशरूम की तरफ चल दिया। अब सीन शिफ्ट होता है हमारी प्यारी जासूसों की तरफ, यानी फोर्स और शियो। ये दोनों वहीं छुपकर क्लेन पर नजर रख रही थीं। फोर्स, जो कि एक अलमारी यानी कबर्ड में छुपी हुई थी, उसने क्लेन के कदमों की आवाज सुनी। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, फोर्स अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो शियो के कान में फुसफुसाई, ये दूसरी बार है, अभी हमें यहाँ आए हुए सिर्फ 30 मिनट हुए हैं और ड्वेन डांटिस 2 बार बाथरूम जा चुका है। फोर्स का मजाक उड़ाने का मूड था। वो बोली, पहली बार तो पक्का सुस करने गया था, अगर इस बार भी वही रीजन है तो भाई साहब की किडनी या ब्लैडर में कुछ तो लोचा है। मतलब आप सोचो, एक तरफ क्लेन अपनी इज्जत बचा रहा है और दूसरी तरफ ये लोग उसके ब्लैडर का एनालिसिस कर रहे हैं। फोर्स ने आगे कहा, देखो वो बाहर आ रहा है और सच में वो सिर्फ टॉयलेट ही यूज कर रहा था। लगता है ये अमीर लोग पानी बहुत पीते हैं। सच में यार, अमीर होना भी मुश्किल और अगर आप हैंडसम अमीर हो तो और भी मुश्किल। शियो ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें घुमा लीं, जैसे कह रही हो बकवास बंद कर। उसने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? फोकस करो, हम यहाँ मिशन पर हैं। और हाँ, वो मार्क का बॉडीगार्ड काफी तगड़ा लग रहा है, शायद वो भी कोई बियॉन्डर, हमें सावधान रहना होगा। फोर्स बेचारी चुप हो गई और वापस अलमारी में दुबक गई। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग बाहर परा दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कोई दीवारों के आर पार भी आ सकता है। कितने अनप्रोफेशनल हैं। खैर, क्लेन वापस टेबल पर आकर बैठ गया। उसने थोड़ी वाइन पी और मार्क के साथ बिजनेस की बातें शुरू कर दी। क्लेन ने स्माइल करते हुए कहा, बैकलुंड मुझे 2 महीने हो गए हैं, मैं बस माहौल अजने में लगा था, लेकिन अब लगता है कुछ काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा सिर्फ जा रहा है, आ नहीं रहा। मार्क ने भी हामी भरी और पूछा, तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कितना कैश है? मैं आपको कुछ दोस्तों से मिलवा सकता हूँ। क्लेन ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, अभी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 पाउंड्स ही लगा सकता हूँ। भाई साहब, 20,000 पाउंड्स, उस जमाने में ये रकम आज के करोड़ों के बराबर थी। मार्क भी हैरान रह गया। उसने कहा, आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा अमीर हैं। नॉर्मल सी बात है, जिसके पास न कैश पड़ा हो उसकी टोटल नेटवर्थ तो लाखों में होगी। मार्क ने सजेस्ट किया, अरे आपने वो कोइम कंपनी के शेयर्स खरीदे थे ना, उन्हें गिरवी रखकर आप और 10,000 पाउंड्स उठा सकते हो। अब यहाँ पर क्लेन ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने एक गहरी सांस ली और स्माइल करते हुए बोला, वो शेयर्स, वो तो मैंने चर्च को डोनेट कर दिए। ये सुनते ही टेबल पर सन्नाटा छा गया। मार्क, उसकी पत्नी रियाना और बेटी हेजल सब क्लेन को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फरिश्ता बैठा हो। मार्क ने हैरानी से पूछा, आपने चर्च को डोनेट कर दिया? क्योंकि उसे अभी तक ये खबर नहीं मिली थी। रियाना ओना खा रहे थे, उन्होंने भी खाना छोड़ दिया और ड्वेन डांटिस को देखने लगे। उनके सर्कल में डोनेशन देना आम बात थी, लेकिन एक बार में 10,000 पाउंड्स दे देना, और वो भी बिना किसी दिखावे के, ये तो नेक्स्ट लेवल था। क्लेन ने अपनी बात को और प्रभावी बनाने के लिए कहा, हाँ, अगर देवी की कृपा नहीं होती तो मैं दक्षिणी महाद्वीप में कब का मर चुका होता, और मुझे लगता है कि अगर मुझे बचपन में पढ़ने का मौका मिला होता तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। इसलिए मैं उन बच्चों को एक उम्मीद देना चाहता हूं जो अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। ये डायलॉग सुनकर तो रियाना बिल्कुल पिघल गई। उसने कहा, आपकी दरियादिली सच में कमाल की हेजल। यहाँ तक कि हेजल, जो आमतौर पर थोड़ी घमंडी थी, उसकी नजरों में भी क्लेन के लिए इज्जत बढ़ गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। हेजल ने अचानक कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। वो उठी और बाथरूम की तरफ गई, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसने मुड़कर उस अलमारी की तरफ देखा जहां फोर्स छुपी हुई थी। उसकी नजरों में एक अजीब सी कंफ्यूजन थी, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। फिर वो अंदर चली गई। जब वो वापस आई तो नॉर्मल लग रही थी। डिनर खत्म हुआ, सब लोग बाहर जाने के लिए तैयार हुए। तभी हेजल ने एक नाटक किया। उसने कहा, ओह नो, मेरी कान की बाली शायद अंदर गिर गई है, मैं अभी आती हूँ। बिना किसी का वेट किए वो वापस उस कमरे में भागी। अब सुनिए, हेजल कोई आम लड़की नहीं है। वो अलमारी के पास गई और उसने महसूस किया कि यहाँ कुछ तो कीमती था। उसने अपनी सेफ्टी के लिए एक हाथ अपने नेकलेस पर रखा, ताकि अगर कोई हमला करे तो वो तैयार रहे। फिर उसने झटके से अलमारी का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिवाय कुछ एक्स्ट्रा बर्तनों और मेजपोश के। हेजल हैरान थी। वो बड़बड़ाई, मुझे पक्का लगा था कि यहाँ कुछ बहुत वैल्यूएबल है। दरअसल फोर्स वहां से अपनी बियॉन्डर पावर यूज करके निकल चुकी थी। हेजल को अपनी सेंस पर भरोसा था, क्योंकि वो मराउडर पाथवे से जुड़ी चीजें सीख रही थी जो खजाना और कीमती चीजें सेंस कर सकते हैं। लेकिन बेचारी को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट के बाहर। फोर्स और शियो एक सुरक्षित जगह पर खड़े थे। फोर्स हैरान थी, उस लड़की ने हमें नोटिस कर लिया। अगर मैं अपनी डोर ओपनिंग पावर यूज करके नहीं भागती तो आज तो हम पकड़े जाते। शियो ने कहा, हो सकता है वो भी कोई बियॉन्डर हो। खैर छोड़ो, ड्वेन डांटिस की लाइफ में वैसे ही बहुत ड्रामा है। तभी शियो की नजर एक आदमी पर पड़ी, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसने सूट तो पहना था, लेकिन उसके जूते बहुत गंदे थे। शियो ने तुरंत भांप लिया, फोर्स, आदमी को देखो, वो अजीब बिहेव कर रहा है।
बैकलुंड में इतनी धूल है, फिर भी उसने जूते साफ न, उसका ध्यान कहीं और है और वो बार बार अपनी बगल के नीचे हाथ लगा रहा है। पक्का वहां बंदूक है, शियो ने कहा। मैं गाड़ी के पास जा रही हूँ, तुम उस पर नजर रखो। तभी ड्वेन डांट्स और मार्क फैमिली बाहर निकले। वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक सड़क के उस पार से एक घोड़ा गाड़ी पागलों की तरह दौड़ती हुई आई। घोड़ा बेकाबू था, उसकी आंखों में डर था और वो सीधा रेस्टोरेंट के एंट्रेंस की तरफ आ रहा था। मार्क के बॉडीगार्ड्स तुरंत हरकत में आए। एक ने घोड़े को रोकने की कोशिश की और दूसरे ने मार्क को कवर किया। बस इसी मौके का फायदा उठाकर वो गंदे जूतों वाला आदमी पीछे से आया। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसका निशाना सीधा मार्क के सर पर था। चेहरे पर एक पागलपन वाली हंसी और उंगली ट्रिगर पर। यहाँ पर सीन बहुत ही जबरदस्त होता है क्योंकि 3 अलग अलग लोग एक साथ एक्शन लेते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। सबसे पहले क्लेन, उसने हल्का सा अपना हाथ उठाया लेकिन फिर रोक लिया। उसने एक नॉर्मल इंसान की तरह जंप मारकर खुद को घोड़े से बचाया। उसी वक्त फोर्स, जो छुपकर देख रही थी, उसने अपनी उंगलियों से एक इशारा किया। उसने शायद अपनी ट्रिप करने वाली पावर यूज की। अचानक उस हमलावर का पैर मुड़ा, जैसे वो किसी चीज से टकरा गया हो, और वो गिर पड़ा। गिरते गिरते उसका निशाना चूक गया, लेकिन वो आदमी भी जिद्दी था। उसने गिरते हुए भी अपना हाथ जमीन पर पटका और तुरंत उठने की कोशिश की। उसका प्लान था कि अब बिना निशाना लगाए अंधाधुंध गोलियां चला दे। उसने अपनी उंगली से ट्रिगर दबाया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि उसके हाथ में बंदूक थी ही नहीं। अरे, बंदूक गई कहाँ? बंदूक पड़ी थी हेजल के पैरों के पास। जी हाँ, हमारी हेजल ने अपनी चोरी करने की पावर यूज करके दूर से ही उस आदमी हाथ से बंदूक गायब कर दी थी। अब सोचिए, एक ही सीन में क्लेन फोर्स और हेजल तीनों ने अपने अपने तरीके से सिचुएशन को संभाला और मार्क को लगा कि ये सब बस किस्मत थी। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उस आदमी को दबोच लिया और घोड़े को भी काबू कर लिया। मार्क, जो अब तक सदमे से बाहर आ रहा था, गुस्से में आगे बढ़ा और पूछा, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? वो आदमी, जो अब जमीन पर पड़ा था, पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी में दर्द और गुस्सा दोनों था। वो चिल्लाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम लोग जो ये साफ हवा और एंथ्रासाइट कोयले की बातें करते हो, इन कानूनों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, मेरा दिवालिया निकल गया, मेरा बच्चा बीमारी से मर रहा है और मेरी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। यहाँ हमें लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की दुनिया की असली कड़वाहट देखने को मिलती है। मार्क एक अच्छा इंसान है। वो प्रदूषण कम करने के लिए कानून ला रहा है ताकि लोग बीमार न पड़े, लेकिन उसी कानून की वजह से कई छोटे बिजनेसमैन बर्बाद हो रहे हैं और उनके परिवार बिखर रहे हैं। ये कोई सिंपल गुड वर्सेस ईविल वाली लड़ाई नहीं है। यहाँ हर किसी की अपनी मजबूरी है। क्लेन वहां खड़ा सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि ये दुनिया कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ वो अमीर और नेकदिल ड्वेन डांटिस का रोल प्ले कर रहा है और दूसरी तरफ सड़कों पर लोग अपनी जिंदगी की जंग हार रहे हैं। इस इंसिडेंट ने डिनर के खुशनुमा माहौल को एक बहुत ही सीरियस और डार्क मोड पर ला खड़ा किया। तो दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। एक्शन भी था, सस्पेंस भी था और लास्ट में एक इमोशनल रियलिटी चेक भी। हेजल की पावर्स, फोर्स की मदद और क्लेन की ऑब्जर्वेशन, सबने मिलकर एक बड़ा हादसा टाल दिया। लेकिन उस आदमी की बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सही और क्या गलत। तो भाई लोग, कहानी की शुरुआत होती है उसी इंटेंस सीन से जहां पिछले चैप्टर में हमने छोड़ा था। उस अधेड़ उम्र के आदमी का चिल्लाना और उसका वो अजीब सा चेहरा देखकर हिज आंखों में जो गुस्सा और नफरत थी, वो धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी जगह अब कन्फ्यूजन और एक खालीपन ने ले ली थी। सिर्फ हेजल ही नहीं, बल्कि महत, उनकी वाइफ रियाना और यहाँ तक कि हमारे ड्वेन डांटिस यानी क्लेन भी एकदम शांत हो गए। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि फोर्स, जो छिपकर ये सब देख रही थी, उसका भी वो जोश ठंडा पड़ गया। शुरुआत में उसे लगा था कि वो कोई हीरो है जो जस्टिस करने आई है, लेकिन अब सिचुएशन की रियलिटी देखकर उसका वो एक्साइटमेंट खत्म हो गया था। करीब 10-15 सेकंड के भारी सन्नाटे के बाद महत ने उस हमलावर की तरफ देखना बंद किया और अपना सिर घुमाकर अपने बॉडीगार्ड से कहा, तुम में से एक यहीं रुको, सीन और उस सस्पेक्ट पर नजर रखो, पुलिस के आने का इंतजार करो। ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो थोड़ा रुके और अपने वैलेट यानी नौकर से बोले, जाओ और कुछ रिपोर्टर्स को बुलाकर लाओ ताकि इस मामले को कवर किया जा सके। भाई, यहाँ पर माहत ने अपना असली पॉलिटिशियन वाला दिमाग लगाया। हमला हुआ है, जान बची है, लेकिन बंदा पहले सोच रहा है कि इसको न्यूज में कैसे लाया जाए। यही तो है बैकलैंड की हाई सोसाइटी का असली चेहरा। शुरुआती चीजों को हैंडल करने के बाद माहत, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर है, उन्होंने आसपास का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि कुछ राहगीर और आम लोग वहां जमा होने की कोशिश कर रहे थे, ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। फिर उन्होंने ड्वेन डांटिस की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपको ऐसे खतरे में डाल दिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मामला यहाँ तक पहुंच जाएगा। हमने उन फैक्ट्री मालिकों और कोयला सप्लायर्स की सिचुएशन पर विचार किया था और उन्हें कुछ मदद भी दी थी, लेकिन कौन जानता था कि यहाँ पर माहत अपनी बात अधूरी छोड़ देते हैं। लेकिन क्लेन, जो कि एक पुराना खिलाड़ी है, वो सब समझ रहा था। कोई भी बिल या कानून पास करना एक बात है, लेकिन उसे जमीन पर लागू करना बिल्कुल अलग बात है।
जब हवा में पॉल्यूशन इतना बढ़ जाए और हर तरफ से प्रेशर हो तो अक्सर सरकार ऐसे ही आधे अधूरे सॉल्यूशंस निकालती जिससे गरीब लोग पिस जाते हैं। जिससे ने मन ही मन एक आह भरी और एक फीकी हंसी के साथ जवाब दिया, मेरी फीलिंग्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पास्ट में इससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में रह चुका हूँ। अब यहाँ पर क्लेन जो बोल रहा है वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। ऊपर से तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने साउदर्न कॉन्टिनेंट के बिजनेस ट्रिप्स की बात कर रहा है जहाँ डाकू और लुटेरे होते हैं। लेकिन असलियत में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे याद आ रहा था वो सीन जब उसने मेगोस का सामना किया था जो एक ईविल गॉड के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। उसे याद आया वो खौफनाक मेटियोर जो आसमान से गिरा था। उसे याद आई सिंथिया जो एडमिरल एमिथ्रियस के बच्चे को जन्म देना चाहती थी और एक मॉन्स्टर बन गई थी। और वो रोज स्कूल ऑफ थॉट का एंजल और वो न्यूमिनस एपिस्कोपेट का मॉन्स्टर जिसने बायाम के बाहर पहाड़ ही गिरा दिया था। भाई साहब, इन सब चीजों के कंपैरिजन में आज जो हुआ वो क्लेन के लिए बस एक हल्की फुल्की बारिश जैसा था। उसे तो अपनी सुरक्षा की भी चिंता नहीं थी क्योंकि उसके पास शियो, मिस मैजिशियन और हेजल जैसी पावरफुल लोग आसपास थे। उसने तो हमले के टाइम पर अपनी जगह से हिलने की भी जहमत नहीं उठाई, बस वैसे ही डॉज किया जैसे कोई एक्सपीरियंस वाला एडवेंचरर करता है। उसका पूरा फोकस बस बात पर था कि क्या ये घटना कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा करेगी या नहीं। महत ने भी उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, मैं देख सकता हूं कि आप बहुत शांत हैं। मुझे पहले आपके अनुभवों पर शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। ठीक है ड्वेन, अब हम अलग अलग अपने घर चलते हैं। बाकी का काम पुलिस पर छोड़ देते हैं। अगर बयान देने की जरूरत पड़ी तो वो आपके घर आकर ले लेंगे। क्लेन ने सिर हिलाया और महत की फैमिली को बी सेफ बोलकर वहां से निकल गया। महत ने एक बार फिर गहरी सांस ली और कहा, बैकलैंड का सोशल सीजन बस शुरू ही हुआ है और ये शांति हमारे पास अभी है, उसकी कद्र करो। अब यहाँ आपको बता दूं कि बैकलैंड का सोशल सीजन तब शुरू होता है जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स वापस आते हैं। और इस हफ्ते में ये दूसरा बड़ा कांड था। पहले बेरन सिंड्रास का सुसाइड या मर्डर और अब महत पर हमला। क्लेन ये सब सोचते हुए अपनी कैरिज की तरफ बढ़ा, अपने वैलेट रिचर्डसन को साथ लेकर, जो अभी भी डर के मारे कांप रहा था। गाड़ी में बैठते ही क्लेन ने खिड़की से बाहर भागते हुए नज़ारों को देखा और अपनी आंखें आधी बंद कर लीं। उसे अभी ये पक्का नहीं था कि इस हमले में कोई बियॉन्डर पावर शामिल थी या नहीं, क्योंकि जो भी हुआ वो एक आम इंसान भी कर सकता है और उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास हमला करने का पूरा मोटिव भी था। बैकलैंड में ऐसे कई फैक्ट्री मालिक हैं जो नए कानूनों की वजह से बर्बाद हो गए हैं। बस एक चीज जो खटक रही थी वो ये कि महत को ही क्यों निशाना बनाया गया। वैसे तो वो एनवायरनमेंट बिल के सपोर्टर हैं, लेकिन वो मेन टारगेट नहीं होने चाहिए थे। नेशनल एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन काउंसिल के लोग ज्यादा बड़े टारगेट होते। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे क्लेन ने अपनी बाई हथेली उठाई और अपनी पॉकेट को टैप किया। वहां फ्रैंकली का भेजा हुआ जवाब और कुछ अजीबोगरीब मशरूम्स रखे थे। फ्रैंकलो ही पागल साइंटिस्ट जिसे आप जानते ही होंगे। क्लेन का बहुत मन था कि वो घर जाकर ग्रे फॉग के ऊपर जाए और इन मशरूम्स को यूज करके क्रीपिंग हंगर से बात करे। क्रीपिंग हंगर, वो ग्लव जो उसे मिला था। वो अब भूखा था और उसे फिर से पावरफुल बनाने के लिए ये करना जरूरी था, खासकर जब बैकलैंड में हालात इतने खराब हो रहे थे। क्लेन चाहता था कि उसकी फाइटिंग पावर पूरी तरह वापस आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास दो दो बियॉन्डर बॉडीगार्ड्स थे जो उस पर नजर रखे हुए थे, शियो और फोर्स। अब इसे आप किस्मत का खेल कहो या कुछ और, क्लेन ने खुद पैसे खर्च करके उन्हें हायर किया था और अब वही उसकी प्राइवेसी में दखल दे रही थी। क्लेन ने मन ही मन सोचा, मुझे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सैकड़ों पाउंड्स खर्च करके दो लोगों को अपने ही हाथ बांधने के लिए रख लिया। मैं एक टाइकून होकर भी कितना मजबूर हूं। ये सोचते हुए उसने चाय का कप उठाया जो रिचर्डसन ने अभी अभी बनाया था। एक घूंट लेते ही उसका मुंह बन गया, लेकिन फिर उसने कंट्रोल कर लिया। उसने देखा कि चाय में आज जरूरत से ज्यादा लेमन स्लाइस थे। उसने रिचर्डसन की तरफ देखा जो अभी भी सदमे में लग रहा था। क्लेन ने मन में सोचा, हमेशा की तरह डरपोक। अब सीन शिफ्ट होता है रात के समय इको बोकलैंड स्ट्रीट पर, जो कि महत का घर है। हेजल अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उसके सामने पाउडर बॉक्स पर एक ग्रे कलर का चूहा बैठा था। काफी देर चुप रहने के बाद हेजल ने पूछा, क्या मेरे पापा गलत थे? जिस चीज के लिए उन्होंने इतना जोर दिया वो तो अच्छी बात है ना? चूहे ने, जो कि असल में कोई मामूली चूहा नहीं है, जवाब दिया। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सबके लिए फायदेमंद हो। हमेशा कुछ लोग फायदा उठाते हैं और कुछ लोग नुकसान झेलते हैं। ऐसे समय में सही प्लान और मदद की जरूरत होती है। अगर तुम्हारे पिता ने वो सब किया होता तो ये उनकी गलती नहीं होती, लेकिन अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो भी क्रूर और मतलब परस्त हैं। चूहे ने ये बात बहुत ही सरसरी तौर पर कही। हेजल ने कुछ सोचा और फिर उसका चेहरा थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर उसने कहा, डिनर के टाइम मुझे ऐसा लगा था कि पेंट्री की अलमारी में कुछ बहुत कीमती चीज छिपी है, लेकिन जब बाद में मुझे खोलने का मौका मिला तो वहां कुछ नहीं था। चूहा चौंक गया और सोचते हुए बोला, शायद वो ड्वेन डांटेस का बॉडीगार्ड था। वो अभी हाल ही में एक सुसाइड केस में फंसा था, इसलिए सीक्रेट बॉडीगार्ड रखना नॉर्मल है। हम हो सकता है कि उस बॉडीगार्ड के पास कोई सुपरनेचुरल पावर हो या कोई मिस्टिकल आइटम हो, इसलिए तुम्हें वो वाइब आई होगी। हेजल ने सिर हिलाया और खुद से ही बड़बड़ाई, पता नहीं उन बॉडीगार्ड्स के पास कैसी सुपरनेचुरल पावर्स होंगी।
फिर उसने चूहे को शक की नज़रों से देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि ड्वेन डांटेस किसी केस में फंसा था? चूहा जोर से चींची किया और बोला, मेरी अभी की जो हालत है वो दूसरों की बातें चुपके से सुनने के लिए बेस्ट है। ये बोलते हुए उसने एसएफ ओकलैंड स्ट्रीट की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये चूहा बहुत शातिर है दोस्तों, ये सब कुछ नोटिस कर रहा है। दूसरी तरफ शिफ्ट के हिसाब से अभी फोर्स सो रही थी। उसने सपने में देखा कि वो एक पुराने और शानदार महल में हवा में तैर रही है। वहाँ हर तरह के बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स और मिस्टिकल आइटम्स पड़े थे, यहाँ तक कि 2 धुंधले टैरो कार्ड्स भी थे। लेकिन वो उनमें से कुछ भी उठा नहीं पा रही थी, क्योंकि सब कुछ एक इनविजिबल फोर्स फील्ड से सील था। उसने सील तोड़ने का रास्ता ढूंढा और अंत में उसे गुंबद की छत पर एक कॉम्प्लीटेड सिंबल दिखा। ये सिंबल फेट और कंसीलमेंट से मिलकर बना था, यानी किस्मत और छिपाव। फॉर्स ने सोचा, अगर मुझे इस सिंबल वाला कोई आइटम मिल जाए तो मैं खजाना खोल सकती हूँ। तभी उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि वो कारपेट पर एक बॉल की तरह सिकुड़ी हुई पड़ी है और ऊपर एक पतला सा सिल्क का कंबल है। वो और शियो ड्वेन डांटेस की आराम कुर्सी पर सोने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, कहीं वो कुछ नोटिस न कर ले। फॉर्स ने अपनी आंखें मली और देखा कि शियो दीवार से पीठ लगाकर खड़ी है, एकदम अलर्ट। फॉर्स ने शियो के पास जाकर था, मुझे लगता है यहाँ कोई राज छिपा है। मैंने एक अजीब सपना देखा, बहुत सारे खजाने और एक कॉम्प्लिकेटेड सिंबल का। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते उसे पक्का यकीन था कि उसके सपने का कोई मतलब है। शियो ने उसकी सीरियस शक्ल देखकर अपना डाउट दबा लिया और कहा, शायद सच में कोई राज हो। मैंने मिस्टीरियस वर्ल्ड की एक कहावत सुनी है, जहाँ एक बियॉन्डर एलिमेंट मिलता है वहाँ दूसरा जरूर होता है। बटलर को छोड़ दो, हमें नहीं पता उसके पास पावर्स है या नहीं, लेकिन वो मिस हेजल तो पक्का बियॉन्डर एलिमेंट से जुड़ी हैं। तो हो सकता है इस गली में कोई और भी हो, फॉर्स ने हंसते हुए कहा। लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना? हमें कल शाम को अपने पैसे मिलेंगे और हम ये मिशन खत्म कर देंगे। सबसे बेचारा तो ड्वेन डांटेस है। वो एकदम मासूम और साधारण है, लेकिन फालतू में इन मुसीबतों और बियॉन्डर के चक्करों में फंस जाता है। ये बोलते हुए फॉर्स ने मजाक में कहा, जल्दी से उसके लिए दुआ करो कि गॉडेस उसकी रक्षा करें। मैं तो स्टीम और मशीनरी की भक्त हूँ, मैं नहीं कर सकती। शियो ने 2 सेकंड सोचा, फिर अपने सीने पर क्रिम्सन मुन बनाया और बहुत श्रद्धा से बोली, मे द गॉडेस ब्लेस मिस्टर ड्वेन डांटेस। अब आप सोचो दोस्तों, ये कितनी बड़ी आयरनी है। ये दोनों जिसके लिए दुआ कर रहे हैं और जिसे बेचारा समझ रहे हैं, वो असल में इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक बियॉन्डर बनने की राह पर है। फॉर्स ने उबासी लेते हुए कहा, मैं बाहर राउंड लगाने जा रही हूँ, 15 मिनट बाद तुम्हारी बारी है सोने की। ठीक है। शियो वैसे भी फॉर्स से ज्यादा जागी हुई लग रही थी। फॉर्स दरवाजे की तरफ बढ़ी और दीवार पर हाथ रखकर कॉरिडोर में आ गई। वो सीढ़ियों की तरफ जाने ही वाली थी कि उसे ड्वेन डांटेस के वैलेट रिचर्डसन के कमरे से कुछ हलचल सुनाई दी। फॉर्स की आंखें चमकी और वो दबे पांव वहां गई। उसने दीवार में एक छोटा दरवाजा खोला, ये उसकी मैजिक पावर है, और अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। रिचर्डसन एक अजीब सा डांस कर रहा था, पागलों की तरह, जिसमें कुछ मिस्ट्री भी थी। एक स्पिरिट डांस? क्या ये वेलेट एवरनाइट गॉडेस को नहीं मानता? ये तो चुपके से डेथ की पूजा कर रहा है। फॉर्स ने माथे पर शिकन के साथ देखा कि रिचर्डसन अपना डांस खत्म करके धीरे धीरे डेथ से प्रोटेक्शन की दुआ मांग रहा था। जब सब शांत हो गया तो फॉर्स ने अफसोस में सिर हिलाया और मन ही मन बोली, कितने बदनसीब आदमी हैं मिस्टर डांटेस, उनके आसपास एक भी नॉर्मल इंसान नहीं है। पहले वो हमला, फिर हेजल, और अब उनका नौकर भी डेथ का पुजारी निकला। बेचारे डांटेस को तो पता भी नहीं कि वो किस चिड़ियाघर में रह रहे हैं, लेकिन हमें तो पता है कि असली मास्टरमाइंड कौन है। तो ये था आज का चैप्टर, जहां हर कोई क्लेन को नॉर्मल समझ रहा है जबकि असली गेम वही खेल रहा है। तो भाई, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि क्लेन यानी ड्वेन डेंटेस ने अपनी सेफ्टी के लिए 2 फीमेल बॉडीगार्ड्स हायर की थी, फोर्स और जियो। अब सीन शिफ्ट होता है उसी कमरे में जहां ये दोनों रुकी हुई हैं। फोर्स, जो हमेशा क्यूरियस रहती है, वो जियो को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती है। वो कहती है, गेस कर मैंने क्या देखा। ड्वेन डेंटेस का वो मिल सर्वेंट रिचर्डसन वो डेथ का भक्त है। मैंने उसे छिपकर एक अजीब सा स्पिरिट डांस करते हुए और प्रार्थना करते हुए देखा। अब यहाँ पर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। रिचर्डसन साउदर्न कॉन्टिनेंट से है और वहाँ डेथ को पूजना काफ़ी कॉमन है, लेकिन लोएन किंगडम में यह थोड़ा अजीब और डरावना माना जाता है। लेकिन जियो, जो हमेशा प्रैक्टिकल रहती है, वो ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुई। उसने कहा, ड्वेन डेंटेस के मामले में यह सबसे छोटी बात है। रिचर्डसन का बैकग्राउंड ही ऐसा है, तो उसका डेथ को पूजना कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्स फिर हंसते हुए एक बहुत ही मजेदार बात बोलती है, जो कहीं ना कहीं सच भी है। वो कहती है, तुझे नहीं लगता कि ड्वेन डेंटेस के आसपास कुछ ज्यादा ही ऐसे लोग हैं जिनके पास सीक्रेट्स हैं? मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर एक दिन पता चले कि इस घर का हानि, चाहे वो हाउसकीपर हो, माली हो, ड्राइवर हो, या यहाँ तक कि घर के चूहे और कॉकरोच भी सब के सब बियॉन्डर्स हैं। मतलब सोचो, एक ऐसा घर जहाँ चूहा भी सुपर पावर वाला हो। जियो ने अपनी आंखें घुमाई और बोली, अगर ऐसा सच में हुआ तो मिस्टर ड्वेन डेंटेस कोई सिंपल इंसान नहीं होंगे। वो पक्का किसी एविल गॉड के बेटे या कोई ग्राउंडेड एंजेल होंगे। ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि ड्वेन डेंटेस असल में क्लेन जोध फूल है। तो जियो का अंदाजा काफी हद तक सही जा रहा है।
इसके बाद जियो ने टॉपिक बदला और फोर्स से उसके अजीब सपने के बारे में पूछा। फोर्स को एक सपना आया था जिसमें उसे खजाना दिखा था। फोर्स ने कहा कि ऐसे सपने अक्सर खतरे का इशारा होते हैं, इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। लेकिन अंदर ही अंदर फोर्स ने डिसाइड किया कि वो टैरो क्लब की अगली मीटिंग में इस बारे में बात करेगी। वो मिस्टर हैंग्ड मैन, मैम हर्मिट और मिस्टर वर्ड से सलाह लेगी। यहाँ फिर से एक आयनिकल मोमेंट है, वो मिस्टर वर्ड से सलाह लेना चाहती है, जो कि खुद ड्वेन डेंटिस यानी क्लेन ही है। खैर, रात बीतती है और अगली सुबह होती है। क्लेन के घर पुलिस और रिपोर्टर्स का तांता लगा रहता है। वो सब क्वारोन के सुसाइड केस और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क्ट पर हुए हमले के बारे में पूछताछ करने आए थे। बटलर वॉल्टर ने इन सबको बखूबी हैंडल किया। दोपहर में मार्क्ट खुद क्लेन के पास आता है और उसे टेनिस खेलने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन भाई, यह टेनिस खेलना तो बस एक कोडवर्ड था। असली मकसद था आर्म्स डील, यानी हथियारों का सौदा। क्लेन तुरंत समझ गया और रिचर्डसन को लेकर मार्क्ट के साथ निकल पड़ा। वो लोग ईस्ट बालम मिलिट्री वेटरन्स मेस पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात फिर से उस लंबी शक्ल वाले कर्नल केल्विन से होती है। थोड़ी बहुत औपचारिक बातों के बाद केल्विन सीधे मुद्दे पर आता है। उसने पूछा, क्या तुम 20,000 पाउंड्स इंतजाम कर सकते हो? क्लेन ने स्माइल करते हुए कहा, थोड़ा टाइट रहेगा। केल्विन खुश हो गया। उसने बताया कि अभी 20,000 की जरूरत नहीं है। एक गोदाम में कुछ पुराने हथियार, एक्सप्लोसिव्स और कुछ तोपें पड़ी हैं। उन्हें डिकमिशन करने की कॉस्ट के हिसाब से वो माल सिर्फ 10,000 पाउंड्स का है। लेकिन तुम्हें मुझे 15,000 पाउंड्स देने होंगे। यहाँ पर गेम समझो दोस्तों, असली कीमत 10,000 है, लेकिन कर्नल 5,000 अपनी जेब में डाल रहा है और क्लेन को वो माल 15,000 में मिलेगा, जिसे वो वेस्ट बालम में कम से कम 20 या 30,000 में बेच सकता है, यानी सबका फायदा। यह लोएन मिलिट्री का करप्शन यहाँ साफ दिख रहा है। क्लेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। केल्विन ने बताया कि माल तैयार होने में 2 हफ्ते लगेंगे। क्लेन ने हिसाब लगाया, 2 हफ्ते मतलब जुलाई की शुरुआत। यह टाइमिंग क्लेन के लिए परफेक्ट थी। क्यों? क्योंकि उसे विल ऑयसेप्टिन यानी स्नेक ऑफ फेट के बर्थडे का इंतजार था। उसे विल से प्लेसेंटा ब्लड चाहिए था, जो उसकी अगली पोर्शन के लिए जरूरी है। इसलिए उसने डील फाइनल कर दी। अब सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरह। जियो और फोर्स पास की एक बिल्डिंग की छत पर छिपे हुए थे और क्लब पर नजर रख रहे थे। तभी जियो की नजर एक ब्राउन कलर की शाही बग्घी पर पड़ती है। उस बग्घी को देखते ही जियो के होश उड़ गए। वो बग्घी थी विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की, रॉयल गार्ड्स का कैप्टन। जियो ने फोर्स को बताया कि विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड भी इसी क्लब में आया है। फोर्स यह सुनकर हैरान रह गई। जियो और स्ट्रैटफोर्ड का क्या कनेक्शन है, यह हमें अभी पूरी तरह नहीं पता, लेकिन जियो का रिएक्शन बता रहा था कि मामला पर्सनल और सीरियस है। शाम को क्लेन घर वापस आता है। वहां उसे मिलने एक और गेस्ट आती हैं, मैम मैरी, कोयम कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर। मैरी बहुत गिल्टी फील कर रही थी कि उसकी वजह से क्वारोन की जान गई और ड्वेन डेंटिस मुसीबतों में फंस गए। उसने क्लेन से माफी मांगी और ऑफर दिया कि वो क्लेन के शेयर्स वापस खरीद लेगी, वो भी मार्केट रेट से 1,000 पाउंड ज्यादा देकर। मैरी को लगा कि क्लेन डरा हुआ होगा और निकलना चाहता होगा, लेकिन क्लेन ने यहाँ अपना सेंट वाला कार्ड खेला। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैम मैरी, आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने वो शेयर्स पहले ही चर्च को डोनेट कर दिए हैं। मैं उस पैसे से गरीबों के लिए एक फाउंडेशन शुरू करने वाला हूँ। यह सुनते ही मैरी सन्न रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ड्वेन डेंटिस इतना महान इंसान है। उसकी आंखों में क्लेन के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। उसने कहा, आपका कैरेक्टर और आपकी दरियादिली सच में इंस्पायरिंग है। क्लेन ने बड़ी विनम्रता से तारीफ को गॉड की तरफ मोड़ दिया। फिर क्लेन ने एक बहुत ही शातिर सवाल पूछा। उसने पूछा, मैम मैरी, जब आपने बैरन सिंड्रस के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया, तो क्या किसी ने आपको उकसाया था? मैरी ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि सबने मुझे पीछे हटने को कहा था। क्लेन चुप हो गया। इसका मतलब यह था कि मैरी को मोहरा ने बनाया गया था, बल्कि वो खुद ही इस गेम में एक अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट थी। डिनर के बाद बटलर वॉल्टर ने क्लेन को बताया कि दोनों बॉडीगार्ड्स यानी फोर्स जियो को विदा कर दिया गया है। 3 दिन का टोटल बिल 300 पाउंड बना। क्लेन ने राहत की सांस ली। फाइनली वो घर में अकेला था। उसे फ्रैंक ली से कुछ मशरूम्स मिले थे, जिन्हें वो चेक करना चाहता था। फ्रैंक ली का नाम सुनकर ही डर लगता है भाई, उसके एक्सपेरिमेंट दुनिया खत्म कर सकते हैं। तो क्लेन अपने बेडरूम में गया और डेस्क के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसे एक चिट्ठी मिली, जिसे एक इंक की बोतल के नीचे दबाकर रखा गया था। क्लेन हैरान रह गया। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, डियर मिस्टर डेंटिस, हम आपकी बॉडीगार्ड्स हैं। पिछले कुछ दिनों में हमें कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो हमें लगता है कि आपको बतानी चाहिए। इसलिए जब आप डिनर कर रहे थे, हम आपके बेडरूम में घुसकर यह चिट्ठी रख गए। भाई साहब, क्लेन का फेस देखने लायक था। सोचो, उसने इन दोनों को अपनी सुरक्षा के लिए रखा था और जाते जाते वो दोनों उसी की सिक्योरिटी तोड़कर उसके बेडरूम में घुस गईं। यह क्लेन के लिए एक वार्निंग भी थी कि भाई, तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम किसी काम का नहीं है। एक फेसलेस होने के बावजूद उसके घर में कोई घुस गया और उसे पता भी नहीं चला।
यही है इस चैप्टर का काइंड वार्निंग। तो दोस्तों, इस चिट्ठी में क्या सीक्रेट्स लिखे हैं और फ्रैंक ली के मशरूम्स क्या नया बवाल मचाएंगे? तो भाई, आज के चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही मजेदार और आयोनिक सिचुएशन के साथ। हमारे मेन कैरेक्टर क्लेन के हाथ में एक लेटर है और वो समझ नहीं पा रहा कि इस पर हंसे या रोए। दरअसल ये लेटर शियो और मिस मैजिशियन यानी फॉर्स ने भेजा है। इसमें वो क्लेन को वार्निंग दे रही हैं, और वार्निंग भी क्या है, जरा सुनिए। लेटर में लिखा है, तुम्हारे बटलर शायद मैजिक पर रिसर्च कर रहे हैं, तुम्हारा वैलेट चुपके से डेथ की पूजा करता है, तुम्हारे पड़ोसियों में से किसी के पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, और जिस सड़क पर तुम रहते हो वहाँ कुछ सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से लोगों को अजीब सपने आते हैं। और एंड में लिखा था, मे द गॉडेस ब्लेस यू। अब सोचो क्लेन ये पढ़कर के क्यों हंस रहा है, क्योंकि भाई ये सारी बातें क्लेन के बारे में ही हो रही हैं। बटलर और वेलेट तो बस बहाना है, असली ब्लैक मैजिक और सुपरनैचुरल पावर तो खुद क्लेन है। मतलब जिन लोगों को वो प्रोटेक्ट कर रहा है वही उसे उसके खुद के बारे में वार्निंग दे रहे हैं। क्लेन मन ही मन सोचता है, यार मैं कितना बेचारा हूँ, और जो बातें ये बता रहे हैं वो तो मुझे पहले से पता है। फिर वो अपनी पावर यूज करता है, उसके हाथ से स्कॉर्लेट फ्लेम्स यानी लाल रंग की आग निकलती है और वो लेटर जलकर राख हो जाता है। क्लेन अपने आप से कहता है, मिस शियो और मिस मैजिशियन दिल की अच्छी हैं, बस प्रॉब्लम ये कि वो जिसे वार्न कर रही हैं वो सब जानता है। खैर, इस कॉमेडी के बाद क्लेन अपने सीरियस काम पर लग जाता है। उसने कुछ मशरूम्स छिपा कर रखे थे। जी हाँ, वही फ्रैंकली वाले खतरनाक मशरूम्स। वहाँ टोटल 4 तरह के मशरूम्स थे। एक तो सूखे हुए थे जो पानी और मछली के साथ रिएक्ट करते थे। दूसरे वाले नए थे जिनके गोल्डन कैप्स थे और उनसे आटे की खुशबू आ रही थी। तीसरे वाले सफेद थे जिन पर काले धब्बे थे और वो ऐसे फूले हुए थे जैसे उनके अंदर दूध भरा हो। और चौथे वाले पर अजीब से गिलसे और सॉफ्ट स्केल्स थे। ये डिस्क्रिप्शन सुनकर ही अजीब लग रहा है ना? क्लेन ने एक गोल्ड कॉइन निकाला और उसे हवा में उछाला। ये उसका लक चेक करने का तरीका है। रिजल्ट पॉजिटिव आया तो उसने ग्लोव उतारा और नंगे हाथों से उन नए मशरूम्स को टच किया। उसे डर था कि कहीं ये मशरूम्स मांस को छूते ही जड़ें न जमा ले और उसे खाना शुरू न कर दें। फ्रैंकली की चीजों का कोई भरोसा नहीं है भाई, लेकिन लकीली कुछ नहीं हुआ। शायद गैस लैंप की तेज रोशनी की वजह से या तोड़ने के बाद उनकी जिंदा रहने की शक्ति कम हो गई थी। क्लेन ने कंफर्म करने के लिए कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी, पर्दे गिरा दिए ताकि अंधेरा हो जाए। फिर उसने मशरूम्स उठाए, लेकिन वो अभी भी नॉर्मल थे। चलो जान बची। अब क्लेन असली टेस्ट शुरू करता है। वो ग्रे फॉग के ऊपर जाता है, यानी अपनी मिस्टीरियस दुनिया में। वहां वो द फूल की सीट पर बैठता है। उसने एक मेटल की बोतल बुलाई जिसमें उसका अपना खून रखा था। अब सीन थोड़ा डरावना होने वाला है। क्लेन ने टेबल पर खून की एक बूंद गिराई और उसके ऊपर उन 3 नए मशरूम्स को रख दिया। बस 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड लगा। वो मशरूम्स पागल हो गए। जैसे ही खून से टच हुआ, सॉफ्ट हो गए, फड़फड़ाने लगे और खून को पूरी तरह लपेट लिया। और जिस भी चीज को वो टच कर रहे थे उस पर बारीक बालों जैसी सुइयां उगने लगीं। क्लेन ने ये देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तुरंत ग्रे फॉग की पावर यूज करके उन मशरूम्स को दबाया और शांत किया। मतलब अगर ये रियल वर्ल्ड में होता तो तबाही मच जाती। अब क्लेन को समझ आ गया था कि ये मशरूम्स कितने खतरनाक हैं। तो उसने अब एक और आइटम को समन किया, क्रीपिंग हंगर। आपको याद होगा, ये वो इंसानी खाल का दस्ताना है जो लोगों को खा जाता है। क्लेन ने मशरूम्स के आसपास की सील हटाई। क्रीपिंग हंगर ने अपनी 5 उंगलियों के सहारे खुद को खड़ा किया जैसे कोई मकड़ी हो। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि पास में वो खतरनाक मशरूम है, वो डर के मारे पीछे भागने लगा। इमेजिन करो, एक खूंखार आर्टिफैक्ट जो लोगों को मारता है, वो एक मशरूम से डर रहा है। क्लेन के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारा लेकिन डेविल जैसा स्माइल आ गया। उसने ग्लोव को दबाया और कहा, तो तुम्हें भी डर लगता है? फिर उसने दूसरे हाथ में एक मशरूम उठाया और क्रीपिंग हंगर के पास ले गया। वो ग्लोव पूरी ताकत से छटपटाने लगा, कांपने लगा, लेकिन क्लेन की पकड़ से छूट नहीं पाया। क्लेन ने मशरूम को रोका और हंसते हुए पूछा, क्या तुम अब भी रैंडमली ट्रू क्रिएटर की तारीफ करोगे? क्रीपिंग हंगर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्ट्रगल करता रहा। क्लेन ने सोचा, चलो थोड़ा रहम करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें दिन में एक बार तारीफ करने की परमिशन देता हूँ। ग्लोव का स्ट्रगल थोड़ा कम हुआ, लेकिन रुका नहीं। क्लेन ने भाव खाते हुए कहा, चलो ठीक है, दिन में 3 बार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइम, लेकिन तुम्हें पहले वार्निंग देनी होगी। इसके बाद क्रीपिंग हंगर ने हार मान ली और टेबल पर शांत होकर लेट गया। नेगोशिएशन सक्सेसफुल। अब क्लेन को ये टेंशन थी कि इस ग्लोव को रोज खाना चाहिए होता है, वरना ये पहनने वाले को ही खा जाता है। लेकिन मशरूम के साथ फ्यूज होने के बाद इसकी भूख थोड़ी कंट्रोल हो सकती है। खैर, क्लेन ने अपना काम खत्म किया और रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। अब कहानी आगे बढ़ती है सैटरडे इवनिंग की तरफ। क्लेन ने अपना ड्वाइन डेंटिस्ट वाला रूप ले लिया है, एक अमीर, हैंडसम और एलिगेंट जेंटलमैन। वो रिचर्डसन के साथ सेंट सैमुअल कैथेड्रल पहुंचता है, जहां एक चैरिटी पार्टी हो रही है। हॉल का माहौल बहुत ही होली और शानदार था। मोमबत्तियां जल रही थीं, क्रिस्टल झूमर लटक रहे थे। क्लेन ने देखा कि वहां बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं।
वहाँ की लेडीज के ड्रेसिंग सेंस पर क्लेन की नज़र गई। लोएन किंगडम में एक रूल है, जो शादीशुदा औरतें हैं वो थोड़े बोल्ड कपड़े पहनती हैं, ब्राइट कलर्स और डीप नेकलाइन, और जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो सिंपल और कंजर्वेटिव ड्रेस पहनती हैं, जिनमें उनकी कॉलर बोन भी मुश्किल से दिखती है। क्लेन अभी लोगों से मिल ही रहा था, बिशप्स और मार्च से बातें कर रहा था कि तभी दरवाजे पर हलचल हुई। सारे गेस्ट मुड़कर देखने लगे। क्लेन ने भी देखा और उसकी नजरें एक जगह जाकर जम गईं। एंट्रेंस पर एक लड़की खड़ी थी, सुनहरे बाल, पन्ना जैसी हरी आंखें। वो इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंख में समंदर छिपा हो। उसने जो नेकलेस पहना था वो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। हॉल में मौजूद हर इंसान उसे ही देख रहा था, लेकिन क्लेन के लिए ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं थी। उसने उसे पहचान लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि टैरो क्लब की मिस जस्टिस थी। जी हाँ, ऑड्री हॉल। क्लेन ने उसे पहले मैजिक मिरर में देखा था। जैसे ही उसे रियलाइज हुआ, उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। क्यों? क्योंकि मिस जस्टिस स्पेक्टेटर पाथवे की बियॉन्डर हैं। स्पेक्टर का मतलब है वो इंसान जो दूसरों के बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से उनके मन की बात पढ़ सकता है। अगर क्लेन उसे ज्यादा देर तक घूरता या कोई अजीब रिएक्शन देता तो ऑड्री पकड़ लेती कि ये ड्वाइन डेंटिस्ट को तो छिपा रहा है। लेकिन यहीं पर क्लेन से एक छोटी सी गलती हो गई। उसने नजरें बहुत जल्दी हटा ली। अब उसका दिमाग तेजी से चला। यार, अगर मैं एक नॉर्मल अमीर आदमी हूं और इतनी खूबसूरत लड़की सामने आती है तो मुझे तो उसे देखना चाहिए। अगर मैं तुरंत मुंह फेर लूंगा तो ये और भी अजीब लगेगा। तो उसने जबरदस्ती अपना सिर वापस घुमाया और मिस जस्टिस को दोबारा देखा। लेकिन तब तक ऑड्री ने नोटिस कर लिया था। ऑड्री ने मन ही मन सोचा, ये जेंटलमैन ड्वाइन डेंटिस्ट, इसके साइड बर्न्स थोड़े लुक्स अच्छे हैं, लेकिन इसका रिएक्शन थोड़ा अजीब है। नॉर्मल लोग मुझे देखकर मुड़ जाते हैं ताकि मुझे बुरा न लगे कि वो घूर रहे हैं, लेकिन ये आदमी, ये वापस मुड़ा और इसकी आंखों में अमेजमेंट से ज्यादा शौक था। ये हैरान क्यों हुआ? ये क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है? देखो भाई, हो गया अनकांड। क्लेन बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्पेक्टेटर की नजरों से बचना आसान नहीं है। ऑड्री अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ गई। क्लेन ने राहत की सांस ली कि चलो, अब वो उसे नहीं देख रही। वो सोचने लगा, मुझे अब बहुत केयरफुल रहना होगा। मुझे ड्वाइन डेंटिस्ट का रोल परफेक्टली प्ले करना होगा। चाहे उसने नोटिस किया हो या नहीं, मुझे एक बहाना तैयार रखना पड़ेगा। वैसे मिस जस्टिस का सरनेम क्या है, मुझे पता करना पड़ेगा। क्लेन अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसे अचानक एक फीलिंग आई। ये कोई नॉर्मल नज़र नहीं थी, ये उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन थी। उसने अपनी नज़र दरवाजे की तरफ घुमाई जहां अंधेरा था, और वहां शैडोज में एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता चुपचाप बैठा था। जी हाँ, सूजी। सिर्फ ऑड्री ही नहीं, उसका कुत्ता भी स्पेक्टेटर है। अब सोचो सिचुएशन। क्लेन को अपनी पोल खुलने का डर है और सामने एक नहीं, दो दो माइंड रीडर्स हैं, एक इंसान और एक कुत्ता। क्या सूजी ने कुछ नोटिस किया? क्या ऑड्री ड्वाइन डेंटिस्ट का सच पता लगा पाएगी? चैप्टर यहीं पर एक सस्पेंस के साथ खत्म होता है। मुझे पर्सनली ये सीन बहुत इंटेंस लगा, क्योंकि यहाँ कोई लाई नहीं हो रही, कोई मैजिक नहीं चल रहा, लेकिन टेंशन लेवल एकदम हाई है। एक छोटी सी गलती और क्लेन का पूरा भेष सामने आ सकता है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का चैप्टर 864, जिसका टाइटल है एक्टर एंड स्पेक्टेटर। और सीरियसली ये चैप्टर इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे क्लेन को हर वक्त अपनी एक्टिंग चालू रखनी पड़ती है, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों न हो। सीन स्टार्ट होता है एक पार्टी से। यहाँ क्लेन, जो अभी ड्वेन डांटेस बना हुआ है, रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसके पसीने छूट जाते हैं। पर्दों के पीछे अंधेरे में एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता बैठा था और उसे घूर रहा था। अब आप सोचोगे कि यार, कुत्ता ही तो है, इसमें डरने वाली क्या बात है? लेकिन क्लेन के लिए ये कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं था। उसे तुरंत याद आता है कि मिस जस्टिस ने एक बार मिस्टर हैंग्डमैन से पूछा था कि क्या जानवरों को स्पेक्टेटर पोषण दिया जा सकता है, और अब यहाँ मिस जस्टिस भी है और ये कुत्ता भी। क्लेन का दिमाग एकदम से कनेक्ट करता है कि भाई, ये कुत्ता और कोई नहीं बल्कि सूजी है। अब सिचुएशन की सीरियसनेस समझो। एक स्पेक्टेटर का काम क्या होता है? वो लोगों के हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके झूठ को पकड़ते हैं। और यहाँ क्लेन एक फेक आइडेंटिटी यानी ड्वेन डांटिस बनकर घूम रहा है। हॉल में अब एक नहीं बल्कि दो दो स्पेक्टेटर्स हैं, एक मिस जस्टिस और जो सामने खड़ी है, और दूसरा वो कुत्ता जो अंधेरे में छुपकर सब कुछ देख रहा है। क्लेन मन ही मन सोचता है, यार कौन सा एक्टर ऐसी सिचुएशन हैंडल कर सकता है जहां ऑडियंस में ऐसे खतरनाक लोग बैठे हों। उसको अपनी हर एक मूवमेंट, हर एक एक्सप्रेशन पर कंट्रोल रखना था, वरना उसका पूरा प्लान चौपट हो सकता था। खैर, वो अपनी घबराहट को छुपाता है, मार्क फैमिली की तरफ जाता है। मार्क उसे कुछ नए मेहमानों से मिलवाते हैं और यहाँ क्लेन को एक और बड़ा झटका लगता है। मार्क इशारा करते हुए कहते हैं, ये इस चेस्टरल की फैमिली है, आप इन्हें अल हॉल बुला सकते हैं। और फिर वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनकी बेटी को, मिस ऑड्रे हॉल। जैसे ही क्लेन ये सुनता है, उसके अंदर एक और बम फटता है। वो सोचता है, ओ गॉड, तो मिस जस्टिस असल में अर्ल हॉल की बेटी है। अब क्लेन को सब कुछ समझ आने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे टैरो क्लब में मिस जस्टिस हमेशा पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहती थी।
वो कभी बार्गेनिंग नहीं करती थी, हमेशा महंगी मिस्टिकल आइटम्स खरीद लेती थी। क्लेन को लगता था कि वो अमीर है, लेकिन इतनी अमीर। अर्ल हॉल किंगडम के सबसे बड़े बैंकर्स में से एक हैं। उनकी दौलत बैरन सिंड्रास से भी कई गुना ज्यादा है। क्लेन कैलकुलेट करने लगता है कि अगर मिस जस्टिस को जायदाद का कोई हिस्सा न भी मिले, तो भी सिर्फ दहेज गिफ्ट्स में ही उसे कम से कम 100,000 पाउंड्स मिलेंगे। अब यहाँ क्लेन का जो रिएक्शन है वो बहुत रिलेटेबल है। एक तरफ वो ड्वेन डांटेस बनकर स्माइल कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी गरीबी पर रो रहा है। वो सोचता है काश मेरा बाप भी ऐसा होता, या काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं बिना सोचे आइटम्स खरीद सकूं। वो मार्क से मजाक में कहता है, काश मैं भी कोई प्रिंस या ड्यूक का बेटा होता, तो मैं भी मिस ऑद्रे को इम्प्रेस करने की कोशिश करता। ये लाइन बोलकर उसने बहुत चालाकी से अपनी औकात और अपनी सिचुएशन दोनों क्लियर कर दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अभी पार्टी में एक और एंट्री होने वाली थी, जो क्लेन की हालत खराब करने के लिए काफी थी। हॉल में एक बूढ़े पादरी की एंट्री होती है। ये थे सेंट एंथनी स्टीवेंसन, चर्च ऑफ एवरनाइट के 13 आर्क बिशप्स में से एक। ये वो लोग हैं जो चर्च के असली पावर होल्डर्स हैं। जैसे ही क्लेन ने उन्हें देखा, उसकी रूह कांप गई। उसे ऐसी फीलिंग आई जैसे वो बचपन में किसी सुनसान गांव के रास्ते पर किसी कब्र के पास से गुजर रहा हो। एक अजीब सा डर, एक स्पिरिचुअल प्रेशर। क्लेन को अपनी बॉडी को कांपने से रोकने के लिए तुरंत कोगेशन यानी मेडिटेशन तकनीक यूज करनी पड़ी। बाकी लोग नॉर्मल थे, लेकिन एक पियॉन्डर है, वो उस हॉरर को फील कर सकता था जो सेंट एंथनी अपने साथ लेकर चलते थे। आर्क बिशप ने सबको ब्लेस किया और पार्टी ऑफिशियली शुरू हुई। अब आता है इस चैप्टर का सबसे क्रिटिकल पार्ट, क्लेन की स्पीच। बिशप इलेक्ट्रा ने अनाउंस किया कि ये फाउंडेशन ड्वेन डांटेस के आइडिया पर शुरू हुआ है, तो अब ड्वेन डांटेस को स्पीच देनी होगी। क्लेन स्टेज पर जाता है, लेकिन उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। क्यों? क्योंकि सामने दो स्पेक्टेटर्स बैठे थे, मिस जस्टिस और वो कुत्ता। अगर उसने झूठ बोला या कोई बनावटी कहानी सुनाई, तो वो पकड़े जाने का रिस्क था। स्पेक्टेटर्स झूठ को सूंघ ले किया। उसने सच का सहारा लिया। उसने कहा, मैं नर्वस हूं, इतने बड़े लोगों के सामने बोलने की आदत नहीं है। फिर उसने एक कहानी सुनाई अपनी लाइफ में जो गरीब बच्चे देखे थे, उनकी रियल स्टोरी बताई। एक 6 साल की बच्ची जो माचिस के डिब्बे बनाती है ताकि वो राई ब्रेड खरीद सके, ऐसी ब्रेड जिसमें कभी कभी पत्थर और कंकड़ मिले होते हैं। उसने बताया कि कैसे वो बच्ची स्कूल जाना चाहती थी ताकि उसे फैक्ट्री में काम न करना पड़े और वो जवानी में ही न मर जाए। क्लेन जब ये बोल रहा था, तो वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। वो सच में उन बच्चों का दर्द फील कर रहा था जो उसने अपनी पिछली लाइफ और शर्लक होम्स वाली लाइफ में देखे थे। उसकी आवाज में जो इमोशन था वो रियल था, और यही चीज मिस जस्टिस ने नोट की। ऑद्रे, जो एक स्पेक्टेटर है, उसने देखा कि ड्वेन डांटेस सच बोल रहा है। उसने क्लेन के इमोशंस को फील किया और वो खुद भी इमोशनल हो गई। क्लेन ने अपनी स्पीच खत्म करते हुए अनाउंस किया कि वो अपने कोइम कंपनी के सारे शेयर्स, जिनकी वैल्यू 15,000 पाउंड्स है, डोनेट कर रहा है। भाई, 15,000 पाउंड्स उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। जब क्लेन ने ये बोला तो सबके सामने तो वो स्माइल कर रहा था, लेकिन मिस जस्टिस ने एक छोटी सी डिटेल पकड़ ली। उसने देखा कि क्लेन के होंठ हल्का सा फड़फड़ाए थे। ऑद्रे ने एनालाइज किया, मिस्टर डांटेस को पैसे जाने का दुख तो हो रहा है, मतलब वो पैसों से प्यार करते हैं, लेकिन उनका डोनेशन फिर भी सच्चा है, जिसका मतलब है कि वो दयालु भी हैं। यार, मिस जस्टिस की ऑब्जर्वेशन स्किल्स माननी पड़ेंगी। उसने क्लेन की पूरी पर्सनालिटी को डिकोड कर लिया, एक ऐसा इंसान जो पैसे पसंद करता है, लेकिन इंसानियत को उससे ऊपर रखता है। लेकिन ऑद्रे के दिमाग में एक और सवाल था। जब मिस्टर डांटेस ने मुझे देखा था, तो वो चौंके क्यों थे? क्या उन्होंने मुझे पहले कहीं देखा है? या फिर, ऑद्रे ने सोचा, उन्होंने मेरे नेकलेस को पहचान लिया जो एक मिस्टिकल आइटम है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ड्वेन डांटेस एक बियॉन्डर है और कोई छोटा मोटा बियॉन्डर नहीं। ऑद्रे ने डिसाइड किया कि वो घर जाकर सूजी कुत्ते से पूछेगी कि किने कुछ और नोटिस किया। सोचो, क्लेन की किस्मत, वो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिस जस्टिस उसके राज के करीब पहुंचती जा रही हैं। और एंड में अर्ल हॉल, जो कि अमीरियत की दूसरी ही लेवल पर हैं, उन्होंने अपनी चेकबुक निकाली और बिना किसी ड्रामे के सीधे 10,000 पाउंड्स का चेक काट दिया। क्लेन ने 15,000 दिए अपने पूरे शेयर्स बेचकर, और अल हॉल ने बस साइन करके 10,000 दे दिए। यह है असली वेल्थ गैप। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। एक तरफ क्लेन की मास्टर क्लास एक्टिंग और दूसरी तरफ मिस जस्टिस की शार्प एनालिटिक्स। ये कैट एंड माउस का खेल अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, कहानी में अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉलिटिकल मोड़ पर आ गए हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्वेन डांटेस यानी हमारा क्लेन चैरिटी के लिए 15,000 पाउंड्स डोनेट करके सबको चौंका देता है। लेकिन अब बारी थी अर्ल हॉल की, जो कि ऑड्री के पिता हैं और एक बहुत बड़े बैंकर हैं। अर्ल हॉल ने जब अपना चेक लिखा तो ऑड्री की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस चेक पर अमाउंट था 10,000 पाउंड्स। ऑड्री ने अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल तो किया, पर वो अंदर से हिल गई थी। अब आप सोचो, 10,000 पाउंड्स उस जमाने में करोड़ों के बराबर थे। अर्ल हॉल ने ऑड्री का कंफ्यूजन नोटिस कर लिया और एक स्माइल के साथ बोले, ये ड्वेन डांटेस काफी इंसाइटफुल बंदा है, इसके आइडियाज ने मुझे इंस्पायर किया है।
वो आगे समझाते हैं कि हम दुनिया की सारी गरीबी तो नहीं मिटा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ही ना करें। ऑड्री अपने पिता की बात समझ तो गई, पर उसे लगा कि शायद वो पूरी गहराई तक नहीं समझ पा रही। खैर, वो अपनी चेकबुक निकालती है और 1,000 पाउंड्स का डोनेशन दे देती है। अब मैं आपको थोड़ा सीन समझाता हूँ। ये कोई नॉर्मल हाई प्रोफाइल डांस पार्टी नहीं थी जहां लोग नाच रहे हों और नौकर चाकर घूम रहे हों। ये एक चैरिटी इवेंट था जो कैथेड्रल के एक साइड हॉल में हो रहा था। यहाँ का माहौल एकदम बुफे पार्टी जैसा था। लोग चेक डोनेट कर रहे थे, ड्रिंक्स ले रहे थे और बस बातें कर रहे थे। इधर हमारा क्लेन बिशप इलेक्ट्रा के साथ सेंट एंथोनी के पास पहुंचता है। अब यहाँ पर क्लेन की हालत थोड़ी टाइट थी। क्यों? क्योंकि सेंट एंथोनी कोई नॉर्मल पुजारी नहीं है, वो एक हाई लेवल बियोंडर हैं। और अगर वो स्लीपलेस पाथवे के हाई सीक्वेंस पर हैं तो वो मिसफॉर्चून और फेट को देख सकते हैं। क्लेन को डर था कि कहीं ये सेंट उसके ऊपर मैंड्रा रहे, ग्रिफहॉग को नोटिस न कर ले। सोचो यार, आप एक भेस बदलकर दुश्मन के इलाके में खड़े हो और सामने वाला बंदा ऐसा है जो आपकी आत्मा तक देख सकता है। कितना ज्यादा प्रेशर होगा क्लेन के दिमाग पर। लेकिन शुक्र है कि क्लेन ने पार्टी में आने से पहले ग्रिफहॉग के ऊपर जाकर डिविनेशन कर लिया था कि कोई खतरा है या नहीं, और रिजल्ट आया था नो डेंजर। तो क्लेन ने अपनी बेस्ट स्माइल दी और कहा, मैं आजकल अक्सर कैथेड्रल आता हूँ। बिशप की बातें सुनकर मेरी आत्मा साफ हो गई है, इसलिए मैं गॉडेस की टीचिंग्स को फॉलो कर रहा हूँ। सेंट एंथोनी ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि गॉडेस के सामने अमीर गरीब सब बराबर हैं। दोनों ने अपनी चेस्ट पर 4 बार टैप किया जो गॉडेस का साइन है और प्रेज द लेडी बोला। जैसे ही सेंट एंथोनी मुड़े, क्लेन ने राहत की सांस ली और सोचा कि चलो अब थोड़ी शैंपेन पी जाए। लेकिन भाई, मुसीबत तो भी शुरू हुई थी। तभी उसकी नजर एक जेंटलमैन पर पड़ी जो उसकी तरफ आ रहे थे। ये थे अर्ल हॉल, थोड़े मोटे, लूज स्किन, लेकिन जवानी में पक्का हैंडसम रहे होंगे। उनकी ब्लू आंखें और मूछें उन्हें एक रॉयल लुक दे रही थीं। लेकिन क्लेन के लिए अर्ल हॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लड़की थी जो उनके साथ खड़ी थी। जी हाँ, ऑड्री हॉल यानी मिस जस्टिस। ऑड्री अपनी ब्राइट आंखों से ड्वेन डांटेस को ऑब्जर्व कर रही थी। अब यहाँ क्लेन को अपनी एक्टिंग का बेस्ट प्रदर्शन करना था। उसे ड्वेन डांटेस के कैरेक्टर में रहना था, एक ऐसा अमीर आदमी जो हाई सोसाइटी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। उसे नर्वस भी दिखना था पर कॉन्फिडेंट भी, और साथ ही एक ऐसे आदमी की तरह भी बिहेव करना था जो ऑड्री जैसी खूबसूरत लड़की को देख इम्प्रेस हो गया हो पर अपनी डिग्निटी न खोए। मतलब क्लेन के दिमाग में एक साथ 10 चीजें चल रही थीं। वो अर्ल हॉल से बड़े ही पोलाइट तरीके से मिलता और कहता है, ऑनरेबल अर्ल, आपकी काइंडनेस और जनरोसिटी ने मुझे इम्प्रेस कर दिया है। इस पर अर्ल हॉल हंसते हुए कहते हैं, नहीं भाई, मेरे 10,000 पाउंड्स तुम्हारे 15,000 के सामने कुछ भी नहीं है। अब यहाँ एक गहरा मतलब है। अर्ल हॉल ये कहना चाह रहे थे कि उनके लिए 10,000 पाउंड्स बस चिल्लर हैं, लेकिन ड्वेन डांटेस के लिए 15,000 उसकी कुल जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा है। मतलब अर्ल हॉल ये मान रहे हैं कि ड्वेन डांटेस ने ज्यादा बड़ा सेक्रीफाइस किया है। क्लेन ने भी मौके का फायदा उठाया और कहा, मेरे हिसाब से अमाउंट मैटर नहीं करता, 5,000 का फर्क सिर्फ नंबर है, नियत तो दोनों की साफ है। बोलते वक्त क्लेन ने जानबूझकर ऑड्री की तरफ देखा, जैसे वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। क्लेन को लगा कि उसने बड़ा ही सटल यानी छिपा हुआ इशारा किया है। लेकिन भाई, वो भूल गया कि ऑड्री एक स्पेक्टेटर पाथवे की बियोंडर है। उसके लिए छिपा हुआ इशारा मतलब साफ साफ चिल्ला कर बोलना। ऑड्री सब समझ रही थी, पर उसने चेहरे पर एक हल्की स्माइल रखी जैसे उसे कुछ पता ही न हो। इससे क्लेन को और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि उसे ऑड्री की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा था। अर्ल हॉल ने बात आगे बढ़ाई, मुझे लगता है कि तुमने लाइफ में गरीबी देखी है, इसलिए तुम ये सब समझते हो। क्लेन ने कहा, मैं अपने पास से भागता नहीं हूँ, वही मेरी असली दौलत है। अर्ल हॉल ने स्माइल करते हुए कहा, यही चीज मुझ में और मेरे दोस्तों में नहीं है। उम्मीद है फ्यूचर में हम साथ काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि अर्ल हॉल अब ड्वेन डांटेस को अपने सर्कल में शामिल करने के लिए तैयार हैं। बातचीत खत्म हुई, दोनों ने फिर से प्रेज द लेडी बोला और अलग हो गए। क्लेन ने जैसे ही रिलैक्स होने के लिए हॉल में इधर उधर देखा, उसकी हालत फिर से खराब हो गई। दरवाजे के पास परछाई में चुपचाप बैठा था एक गोल्डन रिट्रीवर, जी हाँ, सूजी, वो कुत्ता जो इंसानों से ज्यादा समझदार है। क्लेन एकदम से टेंस हो गया, क्योंकि उसे पता है कि ये कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं है। खैर, सीन शिफ्ट होता है। पार्टी खत्म होने के बाद अर्ल हॉल और ऑड्री अपनी कैरिज में घर जा रहे थे। अर्ल हॉल ने अपनी बेटी से पूछा, ऑड्री, तुम किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहती थी ना, तो इस बरसेरी फाउंडेशन को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? ऑड्री को पहले से शक था कि उसके पापा ये ही बोलेंगे, तो उसने थोड़ा सरप्राइज्ड होने का नाटक किया। उसके भाई हिबर्ट हॉल ने कहा, अरे ये तो बहुत छोटी फाउंडेशन है। इस पर अर्ल हॉल ने एक बहुत बड़ा राज खोला। उन्होंने बताया कि आज रात टोटल डोनेशन 1,00,000 पाउंड्स यानी 1,00,000 पाउंड्स तक पहुंच गया है। हिबर्ट और ऑड्री दोनों हैरान रह गए। इतना पैसा? हिबर्ट ने धीरे से पूछा। क्या ये रिश्वत है? ऑड्री ने अपना गेस लगाया। इलेक्शन और नॉलेज का कुछ चक्कर है। अर्ल हॉल ने सर हिलाया और अपनी बेटी को समझाया, इस दुनिया भी परमानेंट नहीं है, न हम इंसान, न ही ये नोबिलिटी। बेसिकली
अर्ल हॉल ये समझा रहे थे कि अमीरों ने ये डोनेशन इसलिए दिया है ताकि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को, खासकर इलेक्शन रूल्स को अपने फेवर में कर सकें। चैरिटी के नाम पर यहाँ पॉलिटिक्स खेली जा रही थी। अर्ल हॉल ने ऑड्री से कहा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, पर इससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। घर पहुंचकर ऑड्री ने सबसे पहले क्या किया, उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी सबसे भरोसेमंद साथी सूजी को बुलाया। ऑड्री ने सीधा पूछा, सूजी, तुम्हारा उस ड्वेन डांटेस के बारे में क्या ख्याल है? अब इमेजिन करो, एक लड़की अपने कुत्ते से सीरियस ओपिनियन ले रही है। सूजी, जो सामने बैठी थी, उसने सोचा और कहा, जी हाँ। कुत्ता बोला, वो तुम्हें जानता है या तुम्हारे बारे में कुछ जानता है? वो एक्टिंग कर रहा था और जानबूझ कुछ क्लूज छोड़ रहा था। वो मुझसे भी सावधान था, वो बहुत शातिर है। ऑड्री ने भी एग्री किया, हाँ मुझे भी लगा वो पक्का कोई बियॉन्डर है। उसकी एक्टिंग अच्छी थी, पर थी तो एक्टिंग ही। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जब उसने मुझे पहली, वो डर गया था। ऑड्री को ये बात खटक रही थी कि ड्वेन डांटेस उसे देखकर हॉरिफाइड क्यों हुआ था। क्या उसने ऑड्री के अंदर कुछ देख लिया था, या वो किसी और वजह से डरा था? ऑड्री और सूजी दोनों कंफ्यूज थे। सूजी ने अपना मुंह खोला पर कुछ बोल नहीं पाई, बस एक वूफ करके रह गई। ऑड्री ने डिसाइड किया कि वो ड्वेन डांटेस का बैकग्राउंड चेक करवाएगी, और इसके लिए वो मंडे की मीटिंग का वेट करेगी जहां वो द वर्ल्ड या किसी और से हेल्प ले सकती है। और लीजिए, मंडे आ ही गया। दोपहर के 3 बजे एक भव्य महल के अंदर डार्क रेड बीम्स चमकने लगी। धुंधली परछाइयां कुर्सियों पर प्रकट हुईं। ऑड्री ने जल्दी से चारों तरफ देखा और ब्रोंज टेबल की सबसे मुख्य सीट की तरफ देखकर अपनी प्यारी स्माइल के साथ कहा, गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल। तो दोस्तों, अब टैरो क्लब की मीटिंग शुरू होने वाली है। ऑड्री के मन में ड्वेन डांटेस को लेकर हजारों सवाल हैं। उधर क्लेन को भी पता है कि ऑड्री और सूजी उस पर शक कर रहे हैं। क्या क्लेन अपनी असली पहचान छुपा पाएगा, और इस मीटिंग में क्या नई बातें सामने आएंगी? तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इमोशनल और रिवीलिंग चैप्टर के नरेशन में। कहानी की शुरुआत होती है हमारे टैरो क्लब की रेगुलर मीटिंग के साथ, लेकिन आज का माहौल थोड़ा अलग है, थोड़ा ज्यादा पर्सनल है। जैसे ही मिस जस्टिस यानी हमारी प्यारी ऑड्रे द फूल को ग्रीट करती है, उसकी आवाज में एक अलग ही खुशी और चमक थी। और द फूल यानी हमारा क्लेन उस खुशी को बहुत गहराई से महसूस करता है। क्लैरिटी के लिए बता दूं, क्लेन अब ऑड्रे की रियल आइडेंटिटी और लाइफ के बारे में सब कुछ जानता है। उसे पता है कि वो एक अमीर और बड़े घर की बेटी है जिसे लाइफ में ज्यादा दुख नहीं मिले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लेन उससे जलन महसूस करे या उसे कमजोर समझे, बल्कि क्लेन को ऐसा लगता है कि इस पागलपन और क्योस से भरी दुनिया में, जहां हर तरफ खतरा और करप्शन है, वहां ऑड्रे जैसी इनोसेंट और पॉजिटिव लेडी का होना बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही हो। क्लेन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो सर हिलाकर ग्रीट करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैटलिया यानी द हर्मिट की तरफ। वो अपना चश्मा ठीक करती है, अपनी सीट से थोड़ा झुकती है। वो ब्रोंज टेबल के उस पार बैठे ग्रेफॉक से घिरे द फूल को रिस्पेक्ट देती है और कहती है, ऑनरेबल मिस्टर फूल, इस बार मेरे पास 3 डायरी पेजेस हैं। ये सुनते ही क्लेन वही मन सोचता है, चलो फाइनली क्वीन मिस्टिक ऑनलाइन आ ही गई। मतलब काफी टाइम से बर्नाडेट, जो कि रोजेल की बेटी है, उसने कोई पेजेस नहीं भेजे थे। क्लेन परमिशन देता है और पेजेस उसके हाथ में लीप करके आ जाते हैं। शुरुआत क्लेन ने सोचा कि शायद ये पेजेस भी नॉर्मल होंगे, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि ये पेजेस सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं थे, ये सीधे दिल पर लगने वाले थे। पहला पेज एम्परर रोजेल के शुरुआती दिनों का था, जब वो सेंट मिलोम नाम की जगह पर गया था, जो फेसाक देश में है। रोजेल यहाँ अपनी आदत के मुताबिक शिकायतों से शुरू करता है। वो लिखता है, 21 सितंबर मैं सेंट मिलोम पहुंच गया हूँ। यार, यहाँ का मौसम कितना ठंडा है, अभी अक्टूबर भी नहीं आया और लग रहा है बर्फ गिरने वाली है। और भाई साहब, यहाँ के लोग कितने लंबे हैं, मतलब हद है। जायंट्स के वंशज हैं तो क्या इतना लंबा होना जरूरी है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब लोग मुझे नीचे झुक कर देखते हैं। ये पढ़कर हंसी आती है कि रोजेल कितना भी बड़ा एम्परर बन जाए, उसकी ईगो हमेशा बीच में आ ही जाती है। फिर वो लिखता है कि वो आज रात किसी बार में जाएगा और किसी फेसाक ब्यूटी के साथ ड्रिंक्स एंजॉय करेगा। लेकिन अगला ही पन्ना यानी 22 सितंबर की एंट्री और भी मजेदार है। रोजेल लिखता है, आई थिंक आई ब्लैकड आउट। मतलब उसे याद ही नहीं कि कल रात क्या हुआ। वो बताता है कि जिस लड़की को पटाने वो गया था, उसी ने उसे पीने में हरा दिया। एम्बेसडी वालों ने उसे बताया कि यहाँ की औरतें मर्दों से ज्यादा पी सकती हैं। रोजेल डर रहा था कि कहीं नशे की हालत में किसी अगली मिडिल एज्ड औरत ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ये बंदा सच में सुधरने वाला नहीं है। लेकिन इसके बाद टोन थोड़ा सीरियस हो जाता है। 23 सितंबर को वो ग्रेट ट्वाइलाइट हॉल देखने जाता है। ये एक बहुत बड़ी इमारत है जो ऐसा लगता है जैसे जायंट्स के लिए ही बनी हो। वहां उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम होनेगर है। ये होनेगर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि 3 मीटर लंबा है। वो एक बोन फ्लूट यानी हड्डी से बनी बांसुरी बजा रहा था, और उसका म्यूजिक इतना दर्द भरा था कि रोजेल जैसा दिलफेंग इंसान भी इमोशनल हो गया। होनेगर ने रोजेल को बताया कि वो अपने घर को मिस कर रहा है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि होनेगर का जन्म यहीं सेंट मिलोम में हुआ था। वो कभी बाहर गया ही नहीं, तो फिर वो किस घर को मिस कर रहा है?
होनेगर बताता है कि वो और उसके कबीले वाले, जिनके अंदर जायंट्स का खून है, वो अक्सर सपने में एक ऐसी जगह देखते हैं जहां बड़ी बड़ी दीवारें हैं, हमेशा शाम की लाल रोशनी रहती है, और वो जगह ग्रेट ट्वाइलाइट हॉल से भी ज्यादा शानदार है। वो इसे जायंट किंग्स कोर्ट कहते हैं। होनेगर का मानना है कि सोनिया सी के ईस्टर्न साइड में कोई रास्ता है जो वहां जा कहता है। हजारों साल बीत गए, लेकिन हम जायंट्स अपना घर नहीं भूले, और फिर वो बांसुरी बजाते हुए वहां से चला जाता है, अपने उस घर की तलाश में जो शायद अस्तित्व में ही नहीं है। रोजेल ने डायरी में सिर्फ एक शब्द लिखा, होम। और यहाँ पहली बार क्लेन को रोजेल के साथ एक गहरा कनेक्शन फील हुआ, क्योंकि क्लेन, रोजेल और वो होनेगर तीनों एक ही कश्ती में सवार थे। तीनों के पास एक ऐसा घर था जो शायद अब कभी वापस नहीं मिलेगा। तीनों स्पिरिचुअली खोए हुए थे। इसके बाद क्लेन दूसरा पेज पलटता है। ये 10 जनवरी की एंट्री थी जब रोजेल सोनिया आइलैंड गया था। इसे एशियन टेल्फ आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ रोजेल को कुछ ऐसा मिला जिसने उसे चौंका दिया। रियानी परिया चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करती थीं, और वो जानवरों के ऑर्गन्स और खून से बनी डिशेज खाते थे, बिल्कुल एशियंस की तरह। रोजेल को लगा, अरे भाई, क्या ये मेरे देश वाले हैं? क्या ये भी ट्रांसमिग्रेटर्स हैं? क्लेन को याद आया कि उसने भी पहले यही सोचा था, लेकिन फिर लॉजिकली पूरी की पूरी रेस ट्रांसमिग्रेट नहीं हो सकती। रोजेल ने जब और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि एल्व्स का एक एशियंट गॉड था। सोनियाथ्रिम कहा जाता है कि उसी ने चॉपस्टिक्स और मसालों का इन्वेंशन किया था। रोजेल सोचता है कि क्या वो गॉड कोई ट्रांसमिग्रेटर था जिसने पूरी एल्फ रेस पैदा कर दी, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है। न कोई चाइनीस या इंग्लिश शब्द मिला, न कोई और मॉडर्वेंशन। तो रोजेल ने मान लिया कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, और डायरी में वो लिखता है कि अच्छा ही हुआ कोई और ट्रांसमिग्रेटर नहीं मिला, वरना उसे समझ नहीं आता कि वो उसे फेस कैसे करता। 17 जनवरी को रोजेल बस एक लाइन लिखता है, मैंने उस घर का सपना देखा जिसे मैं लगभग भूल चुका हूँ। ये लाइन क्लेन के दिल को फिर से चीर देती है। अब आते हैं आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट डायरी पेज पर। ये 2 अप्रैल की एंट्री है। रोजेल यहाँ अपनी बेटी बर्नाडेट की बात कर रहा है। वो लिखता है, मेरी बेटी बहुत स्मार्ट है, 1 साल से कम उम्र में ही बोलने लगी है, पक्का मुझ पर गई है। यहाँ एक पिता का प्यार साफ झलकता है। रोजेल उसे एक चाइनीज निकनेम देना चाहता था। उसे अफसोस है कि बर्नाडेट अपने असली दादा दादी, जो पृथ्वी पर हैं, उन्हें कभी नहीं देख पाएगी। रोजेल के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या मुझे बर्नाडेट को चाइनीज सिखानी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि चाइनीज ही वो जरिया थी जिससे वो अपनी पुरानी दुनिया से जुड़ा था। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अगर बर्नाडेट ने चाइनीज सीख ली और फिर उसने रोजेल की ये डायरी पढ़ ली तो क्या होगा? सोचो जरा, रोजेल ने डायरी में अपनी सारी अय्याशियों, अपने अफेयर्स और अपनी हरकतों के बारे में लिखा है। अगर उसकी बेटी ये सब पढ़ ले तो रोजेल तो शर्म से ही मर जाएगा। उसने लिखा, अगर ऐसा हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगा। मेरी बेटी की नज़र में उसका पिता महान होना चाहिए, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसे पूरी भाषा नहीं सिखाएगा, बल्कि सिर्फ कुछ सिंबल्स सिखाएगा, एक प्रोटेक्टिव इनकंटेशन या मंत्र बताकर। उसने फैसला किया कि वो बर्नाडेट को सिर्फ 2 कैरेक्टर सिखाएगा, और उसे बोलेगा कि ये हमेशा याद रखना, इसका मतलब जानने की जरूरत नहीं है, बस इसे याद रखता। और वो शब्द, होम, यानी भर दोस्तों। तो जब क्लेन ने ये पढ़ा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया कि क्वीन मिस्टिक यानी बर्नाडेट ने आज यही 3 पेजेस क्यों भेजे थे। ये वो शब्द था जो उसके पिता ने उसे प्रोटेक्शन के तौर पर दिया था। होम, इस एक शब्द में कितना प्यार और कितना दर्द छिपा था। रोजेल, जो पूरी दुनिया का एम्परर था, वो अंदर से बस एक इंसान था जो अपने घर जाना चाहता था, अपनी बेटी को अपनिया का एक छोटा सा हिस्सा देकर गया था। क्लेन को ऐसा लगा जैसे वो भावनाओं की एक नदी को देख रहा है। ऊपर से सब शांत था, लेकिन नीचे तूफान चल रहा था। क्लेन ने खुद को संभाला, डायरी पेजेस को गायब किया और अपनी फूल वाली ग्रेस को मेंटेन करते हुए कैटलिया की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा सवाल क्या है? लेकिन हम जानते हैं कि अंदर से वो कितना हिल चुका था। यही इस स्टोरी की खूबसूरती है। यहाँ मैजिक और फाइट्स तो हैं, लेकिन जो असली इमोशन है घर का, वो हर किसी से कनेक्ट करता है, खासकर उनसे जो अपने घर से दूर हैं। तो दोस्त था आज का चैप्टर। मुझे लगता है कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के सबसे बेस्ट मोमेंट्स में से एक यही है, जहां हमें रोजेल के दिल का हाल पता चलता है। वो सिर्फ एक बिगड़ा हुआ एम्परर नहीं, बल्कि अकेला इंसान भी था। आपको ये होम वाला रिवील कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि बर्नाडेट को भी पता चलेगा कि उसके पिता असल में कौन थे? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एक्सप्लेनेशन। और भाई, आज का चैप्टर लिटरली कॉमेडी ऑफ एरर्स और सस्पेंस का एक परफेक्ट मिक्सचर है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि टैरोप की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और हर कोई अपने अपने एजेंडा के साथ रेडी है, लेकिन आज की शुरुआत होती है हमारी फेवरेट कैटलिया से। कैटलिया, जो अभी भी मिस्टर फुल को टेस्ट करने या फिर उनसे कुछ सीखने की कोशिश में रहती है, वो फाइनली अपना मुंह खोलती है। क्लाइन, जो अंदर से थोड़ा नर्वस था कि कहीं कैटलिया कोई बहुत बड़ी रिक्वेस्ट न कर दे, वो पहले ही गेस कर लेता है कि ये पक्का कोई सवाल पूछने वाली है। क्लाइन मन ही मन सोचता है, चलो शुक्र है, सिर्फ सवाल है, कोई मिशन नहीं। क्योंकि भाई, अभी क्लाइन के पास वैसे ही बहुत टेंशन है। कैटलिया बहुत ही पोलाइटली पूछती है, ऑनरेबल मिस्टर फूल, मुझे इन 2 सिंबल्स का मतलब जानना है।
और फिर वो रसेल की डायरी से वो 2 चाइनीज कैरेक्टर प्रोजेक्ट करती है जो उसने क्वीन मिस्टिक यानी बर्नाडेट से देखे थे। ये 2 शब्द थे, गु और शियांग, जिसका हिंदी में मतलब होता है घर या होमलैंड, लेकिन यह इमोशन कुछ और ही है। क्लाइन जो खुद एक ट्रांसमाइग्रेटर है, यानी अपनी दुनिया से दूर इस दुनिया में फंसा हुआ है, उसके लिए ये 2 शब्द सिर्फ शब्द नहीं, एक बहुत गहरा दर्द है। वो मन ही मन एक आह भरता और सिंपल जवाब देता है। जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो इनका मतलब होता है होम, यानी किसी की आत्मा का असली घर। कैटलिया इस बात को सुनती है और नोटिस करती है कि मिस्टर फूल का एम्फसिस आत्मा के घर पर ज्यादा था। अब सोचो, कैटलिया को लगता है कि उसे क्वीन मिस्टिक का सीक्रेट पता चल गया। उसे लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी मिस्टिकल जगह है, लेकिन उसे क्या पता कि रसेल और क्लाइन के लिए घर का मतलब वो पृथ्वी है जहां वो अब कभी वापस नहीं जा सकते। बाकी मेंबर्स जैसे ऑड्री और एल्जर जल्दी जल्दी इन सिंबल्स को याद करने लगते हैं, जैसे एग्जाम पहले रट्टा मार रहे हों, सिवाय डेरिक के, क्योंकि उसको इन सब से कोई मतलब नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे सीरियस और पैरानॉइड भाई एल्जर की तरफ। एल्जर तुरंत द वर्ल्ड यानी क्लाइन के फेक पर्सोना की तरफ मुड़ता है और कहता है, आपका मिस्टिकल आइटम दे दूंगा। मैं इस हफ्ते आपको दे के वो आइटम है जो ओशन सॉन्गस्टर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से बना है, जिसका क्लाइन कब से वेट कर रहा था। क्लाइन के लिए ये बहुत सही टाइमिंग थी, क्योंकि मिस्टर एजिक का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था और क्रीपिंग हंगर को सील करने के लिए उसे अर्जेंटली कुछ चाहिए था। क्लाइन अपने द वर्ल्ड वाले कैरेक्टर में बस हल्का सा सिर हिलाता है और कहता है, दैट्स स्टिल एन एक्सेप्टेबल स्पीड। अब यहाँ पे एल्जर की ओवरथिंकिंग देखो, वो मन ही मन डर जाता है। वो सोचता है, एक्सेप्टेबल स्पीड भाई, अगर मैं थोड़ा और लेट करता तो क्या ये सीधा मेरे पास टेलीपोर्ट होकर आ जाता। एल्जर को लगता है कि द वर्ल्ड एक ऐसा मॉन्स्टर है जो जरा सी देरी होने पर उसे वहीं आकर मार सकता है। यही डर एल्जर को हमेशा अलर्ट रखता है और ऑनेस्टली ये मिसअंडरस्टैंडिंग स्टोरी को और भी मजेदार बनाती है। अब बात करते हैं एल्जर की शॉपिंग लिस्ट की। एल्जर को अपने लिए कुछ पावरफुल मिस्टिकल आइटम्स चाहिए, क्योंकि वो अब सीक्वेंस 5 बन चुका है और उसके पास ढंग के वेपन्स नहीं हैं। सीक्वेंस 5 बियॉन्डर्स के पास नॉर्मली 2 से 3 आइटम्स होने चाहिए, लेकिन एल्जर थोड़ा गरीब है। उसके पास टोटल 1800 पाउंड्स बचे हैं, जो कि बियॉन्डर दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। तभी एमलिन व्हाइट, हमारा वैम्पायर डॉक्टर, बोलता है कि उसे सीक्वेंस 5 की आर्टिफिशियल वैम्पायर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। एमलिन ने रिसेंटली पता लगाया है कि सैंग्विन यानी उसके वैम्पायर कम्युनिटी के पास ऐसे तरीके हैं जिससे वो पागलपन या मेंटल करप्शन को हटा सकते हैं, इसलिए वो पहले में इंग्रेडिएंट खरीदना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एमलिन के पास सिर्फ 5400 पाउंड्स हैं और मार्केट रेट के हिसाब से वो आइटम लगभग 8000 का आता है। एमलिन सोचता है कि मैं 10 अन यानी डेरिक से ट्रेड कर लूं, क्योंकि सिटी ऑफ सिल्वर में पैसे नहीं चलते, वहाँ बार्टर सिस्टम है। एमलिन थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है और डेरिक से पूछता ही। उसे उम्मीद थी कि डेरिक कोई सस्ती चीज मांगेगा, जैसे कोई 5000 पाउंड्स वाली चीज, तो उसका काम बन जाएगा। डेरिक थोड़ा सोचता है और कहता है, मुझे सन पाथवे का सीक्वेंस 5 का पोषण फॉर्मूला चाहिए। भाई, एमलिन का मुंह लटक जाता है। सीक्वेंस 5 का फॉर्मूला बहुत रेयर होता है और उसकी कीमत 4500 से लेकर 7000 पाउंड्स तक हो सकती है। एमलिन अभी कैलकुलेट ही करना करे कि वो कैसे मना करे, तभी एक भारी और डरावनी आवाज आती है, इट। ये आवाज थी द वर्ल्ड की। पूरा टैरो क्लब एकदम शांत हो जाता है। सब लोग द वर्ल्ड को ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई चलता फिरता सुपरमार्केट हो। एमलिन भी हैरान रह जाता है कि क्या सीक्वेंस 5 की चीजें इतनी कॉमन है। वो डरते डरते पूछता है, इसकी कीमत क्या होगी। क्लाइन, जो एमलिन की फटी हुई जेब का हाल जानता है, वो थोड़ा रहम खाता है। वो कहता है, 5000 पाउंड्स प्रीस्ट ऑफ लाइट पोशन फॉर्मूला। एमलिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पसंदीदा डॉल पर डिस्काउंट मिल गया हो। वो तुरंत बोलता है, डील। और इसी के साथ क्लाइन ने बैठे बैठे 5000 पाउंड्स कमा लिए, मतलब बंदा बिजनेस करना जानता है। लेकिन असनिस्ट आता है और ये सीन इस चैप्टर का हाईलाइट है। हमारी मिस जस्टिस यानी ऑड्री हॉल चारों तरफ देखती है और कहती है, मैं एक इन्वेस्टिगेशन मिशन कमीशन करना चाहती हूँ। ये सुनते ही क्लाइन के दिल की धड़कन, जो कि मिस्टर फूल बना बैठा है, एक सेकंड के लिए रुक जाती है। इन्वेस्टिगेशन मिशन? किसे इन्वेस्टिगेट करना है? फोर्स यानी मैजिशियन तुरंत पूछती है, क्या मिशन है? फोर्स को लगता है कि मिस जस्टिस के मिशन आसान होते हैं और पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वो इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती। ऑड्री एक्सप्लेन करती है, बैकलैंड में रिसेंटली 2 घटनाएं हुई हैं, एक बैरन सिंड्रास का मामला और दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क पर हमला, और इन दोनों मामलों में एक टाइकून का नाम बार बार आ रहा है, ड्वेन डांटेस। ऑड्री आगे कहती है, ये ड्वेन डांटेस 2 महीने पहले बैकलैंड आया था। उसने चर्च को 10,000 पाउंड्स डोनेट किए हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई इस आदमी की असलियत पता लगाए। अब यहाँ पर सिचुएशन समझो। ड्वेन डांटेस कोई और नहीं बल्कि खुद क्लाइन है। क्लाइन ने ये नया रूप लिया है ताकि वो नोबल्स के बीच घुल मिल सके, और अब उसकी ही स्टूडेंट मिस जस्टिस उसी के खिलाफ जासूसी करवाना चाहती है। क्लाइन के पसीने छूट रहे हैं। वो सोच रहा है कि यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ऑड्री को शक हो गया।
क्या मेरा डोनेशन बहुत ज़्यादा था, या मैंने पार्टी में कुछ गलत बोल दिया? लेकिन सबसे फट जैसे ही ड्वेन डांटेस का नाम आता है, फोर्स के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। फोर्स जो बैकलैंड में ही रहती है और ड्वेन डांटेस के पड़ोस में ही है, वो सोचती है, अरे मैं तो इसे जानती हूँ। फोर्स को लगता है कि ड्वेन डांटेस एक बहुत ही सीधा साधा, अमीर और हैंडसम आदमी है, जिसे किडनी या ब्लैडर की कोई बीमारी है। जी हाँ, आपने सही सुना। फोर्स को लगता है कि क्लाइन को किडनी की बीमारी है, क्योंकि उसने क्लाइन को अजीबोगरीब हरकतें करते देखा था और उसके बटलर को दवाइयाँ खरीदते देखा था। फोर्स के दिमाग में चल रहा है, अरे ये तो बहुत आसान काम, मुझे पता है उसके घर में क्या चलता है। उसका बटलर ब्लैक मैजिक करता है, उसका नौकर डेथ की पूजा करता है। फोर्स को लगता है कि वो डांटेस की सारी पोल खोल सकती है और साथ ही साथ एम्लिन से किडनी की दवाई लेकर उसे बेच भी सकती है। मतलब फोर्स यहाँ डबल प्रॉफिट कमाने का प्लान बना रही है, एक तरफ जासूसी के पैसे, दूसरी तरफ दवाई बेचने का कमीशन। फोर्स अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाती और उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ऑड्री जो एक स्पेक्टेटर है, वो तुरंत नोटिस कर लेती है कि फोर्स कुछ तो जानती है। ऑड्री सोचती है, अजीब बात है, मिस मैजिशियंस ड्वेन डांटेस को कैसे जानती हैं? क्या इनका कोई पुराना कनेक्शन है? इधर क्लाइन जो अपनी कुर्सी पर लेटा हुआ था, उसका मन कर रहा था कि वो अपना सिर पीट ले। वो सोच रहा है, यार ये क्या मुसीबत है, मैंने तो बस एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश की थी, ये ऑड्री मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अगर ऑड्री ने ज्यादा खोजबीन की तो हो सकता है उसे पता चल जाए कि ड्वेन डांटेस ही गहराम स्पैरो है और वही शर्लक मोरियार्टी था। और अगर ये सब बाहर आया तो फूल का पूरा इमेज खराब हो सकता है। ऑड्री फिर ऑफर देती है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए 500 पाउंड्स, और अगर कोई खतरा हुआ तो मैं और ज़्यादा पैसे दूंगी। 500 पाउंड सुनते ही फोर्स एकदम रेडी हो जाती है। वो बस हाँ बोलने ही वाली होती है, उसके मुंह से शब्द निकलने ही वाले थे कि नो प्रॉब्लम, मैं करूंगी। लेकिन तभी द वर्ल्ड यानी गेराम स्पैरो ने अपना हाथ उठा दिया। उसने फोर्स को बोलने का मौका ही नहीं दिया। अब सोचो, क्लाइन ने अपना हाथ क्यों उठाया? क्या वो खुद अपने आप को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन लेने वाला है, या वो फोर्स को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसके राज न खोल दे? ये सीन इतना ऑकवर्ड और मजेदार है कि आप इमेजिन कर सकते हो। एक तरफ फोर्स है जिसे लगता है उसे सब पता है, स्पेशली किडनी वाली बात। दूसरी तरफ ऑड्री है जो सीरियसली सच जानना चाहती है। और बीच में क्लाइन है जो सोच रहा है कि भाई ये रायता कैसे समेटूं। क्लाइन का हाथ उठाना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर वो ये मिशन ले लेता है तो उसे ऑड्री को क्या रिपोर्ट देनी होगी? क्या वो खुद अपनी ही झूठी रिपोर्ट बना कर देगा? हाँ मिस जस्टिस, मैंने पता लगाया है कि ड्वेन डांटेस एक बहुत शरीफ आदमी है, प्लीज उसे परेशान न करें, ऐसा कुछ। और अगर वो फोर्स को ये मिशन लेने देता तो फोर्स पक्का जाकर ऑड्री को बता देती कि डांटेस को किडनी की बीमारी है, जिससे क्लाइन की इज्जत का कचरा हो जाता। तो कुल मिलाकर क्लाइन के पास इंटरफेयर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब देखना यह है कि क्लाइन इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। क्या वो ऑड्री से पैसे लेकर खुद अपनी तारीफों की रिपोर्ट सबमिट करेगा, या फिर वो कोई नई कहानी बनाएगा? तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के चैप्टर 868 के बारे में। भाई ये चैप्टर ना सीरियसली बहुत ही मजेदार और साथ ही साथ ज्यादा शॉकिंग है, खासकर हमारे कुछ गिने चुने करेक्टर्स के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे टैरो क्लब की मीटिंग चल रही है और अचानक से एक इन्वेस्टिगेशन मिशन की बात आती है। ये मिशन ड्वेन डेंटेस के बारे में है, वही अमीर बंदा जो हाल ही में बैकलोड में आया है और बहुत सारी डोनेशन कर रहा है। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट तब आता है जब द वर्ल्ड यानी हमारा अपना क्लाइन इस मिशन को लेने के लिए हाथ खड़ा कर देता है। अब आप सोचो, मिस जस्टिस यानी ऑड्री ने बस ऐसे ही पूछा था कि क्या किसी को ये मिशन लेना है, और क्लाइन जो कि असल में ड्वेन डेंटेस ही है, वो खुद को ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हो गया। मतलब लेवल देख रहे हो कॉन्फिडेंस का। लेकिन असली मजा तो बाकी मेंबर्स के रिएक्शन में है। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की, यानी हमारी मिस मैजिशियन की। जैसे ही उसने देखा कि मिस्टर वर्ल्ड इस मिशन में इंटरेस्टेड हैं, वो तो सन्न रह गई। उसको लगा कि शायद उसने गलत देख लिया है। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल आने लगे। वो सोचने लगी, मिस्टर वर्ल्ड ये मिशन क्यों लेना चाहते हैं? वो तो बैकलोड में ही है, ये बात सही है, लेकिन भाई ये इन्वेस्टिगेशन है, कोई मर्डर मिशन थोड़ी है। ड्वेन डेंटिस तो पहले से ही इतना बेचारा है, अब उसे और क्यों परेशान करना? फोर्स को लग रहा था कि अगर मिस्टर वर्ल्ड जो कि एक खतरनाक पागल एडवेंचरर है, अगर वो इसमें घुस गए तो इसका मतलब है कि टारगेट को सीधा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मतलब इन्वेस्टिगेशन खत्म, क्योंकि जिसका इन्वेस्टिगेशन करना था वो बंदा ही खत्म। अब फोर्स कंफ्यूजन में है। वो सोच रही है, मैं क्या करूं? क्या मुझे अभी भी ये मिशन लेना चाहिए? पूरे 500 पाउंड्स का सवाल है यार। मुझे बस वही बताना है जो मैंने पहले पता किया था, और मुझे 200 पाउंड्स मिल जाएंगे। लेकिन कंपटीशन में कौन है? मिस्टर वर्ल्ड, क्या हम साथ में काम कर सकते हैं, या मुझे पीछे हटना पड़ेगा? फोर्स को समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर वर्ल्ड को एक सिंपल से अमीर आदमी में क्या इंटरेस्ट हो सकता है। क्या उनका फोकस बेजरन सिंड्रास के फ्रेम अप पर है, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क पर हुए हमले पर? लेकिन उसे लगा कि नहीं यार, मामला कुछ और है।
क्योंकि अलगर और कैटलिया यानी हैंग्डमैन और हर्मिट वो भी मिस्टर वर्ल्ड की तरफ देख रहे थे। उन लोगों के लिए बैरन सिंड्रास या मार्क्ट का मामला इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अगर मिस्टर फूल का एक ब्लेस्ट यानी मिस्टर वर्ल्ड खुद इस मामले में कूद रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गहरा राज है। उधर एमलिन, हमारा वैम्पायर दोस्त, वो भी थोड़ा सा पीछे हट गया। उसने पहले सोचा था कि थोड़ी पॉकेट मनी कमा लेगा, क्योंकि हाल ही में उसने 5000 पाउंड्स उड़ा दिए थे। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मामला कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, उसने डिसाइड किया कि चुप रहना ही बेहतर है। भाई को अपनी जान प्यारी है और मिस्टर वर्ल्ड के मामलों में टांग अड़ाना मतलब मौत को दावत देना। अब सीन शिफ्ट होता है ऑड्री की तरफ। ऑड्री, जो कि एक स्पेक्टेटर है, वो बहुत ही बारीकी से सबके रिएक्शन नोटिस कर मन ही मन सोच रही थी, ड्वेन डेंटिस, तुम वाकई में कुछ तो हो। जरूर तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तभी तो मिस्टर वर्ल्ड ने तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया है। या फिर हो सकता है कि वो पुराने 2 केस मेरी सोच से ज्यादा क्रिटिकल हों। ऑड्री ने देखा कि डियानी द सन बिल्कुल नॉर्मल है। बेचारे डेरिक को तो ही लगता है कि टैरो क्लब में एक दूसरे की मदद करना नॉर्मल बात है। ऑड्री ने फाइनली अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करते हुए मिस्टर वर्ल्ड से पूछा, मिस्टर वर्ल्ड, आप ये मिशन लेना चाहते हैं? अब देखो, ऑड्री को ये पता चल चुका था कि मिस्टर वर्ल्ड असल में गेरमन स्पैरो है, वो पागल एडवेंचरर। वो उससे इम्प्रेस तो थी, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी पता था कि ये बंदा कितना डेंजरस है। अब यहाँ आता है क्लाइन का मास्ट्रोक। क्लाइन ने पहले ही सोच रहा था कि उसे क्या जवाब देना है। उसने अपनी आवाज को भारी किया, एकदम गेरमन स्पैरो स्टाइल में, और बोला, ड्वेन डेंटिस एक आइडेंटिटी है। भाई साहब, ये लाइन सुनकर तो जैसे वहां सन्नाटा छा गया। क्लाइन ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था। उसने डिसाइड किया कि वो ड्वेन डेंटिस को अपनी एक पब्लिक आइडेंटिटी बता देगा, जो वो द फूल के बाकी ब्लेस्ड लोगों के साथ शेयर करता है। अब आप पूछोगे कि उसने ऐसा क्यों किया, सच क्यों नहीं बोल दिया? देखो, क्लाइन को पता था कि ड्वेन डेंटिस जल्द ही बैकलॉन्ड की हाई सोसाइटी में घुसने वाला है। वहां उसे ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलॉन्ड या दूसरे केसेस के बारे में क्लूज मिल सकते हैं। ऐसे में उसे मिस जस्टिस की मदद की जरूरत पड़ सकती है। और अगर उसने अभी झूठ बोला और बाद में मिस जस्टिस ने, जो कि एक स्पेक्टेटर, उसे पकड़ लिया, तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। मिस जस्टिस को लगेगा कि मिस्टर वर्ल्ड उनसे बातें छुपा रहे हैं और मिस्टर फूल ने भी कभी कुछ नहीं बताया। इससे उनका भरोसा डगमगा सकता है। और भाई, एक रईस और पावरफुल स्टेटर भरोसा खोना क्लाइन अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए क्लाइन ने सोचा कि सच बोलना ही बेस्ट है, लेकिन पूरा सच नहीं। उसने ये नहीं कहा कि मैं ही ड्वेन डेंटिस हूँ, बल्कि उसने कहा कि ये एक कॉमन आइडेंटिटी है जिसे मैं और मेरे साथी शेयर करते हैं। कभी कभी मैं उसका भेष बदलता हूँ। ये बोलकर उसने एक बहुत ही ठंडी नज़र मिस मैजिशियन यानी फॉर्स की तरफ डाली। अब भाई, फॉर्स की हालत देखो। जैसे ही उसने सुना कि कॉमन आइडेंटिटी, कभी कभी मैं उसका भेष बदलता हूँ, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्या वो बेचारा ड्वेंटिस मिस्टर वर्ल्ड है? वो अमीर आदमी जिसे किडनी या ब्लैडर की प्रॉब्लम है, वो मिस्टर गेरमन स्पैरो है। फॉर्स को लगा जैसे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। उसे याद आया कि उसने अपनी दोस्त जियों से ड्वेन डेंटिस के बारे में क्या क्या बातें की थीं। उसने तो गॉडेस से उसके लिए प्रार्थना भी करवाई थी कि भाई की बीमारी ठीक हो जाए। अब उसे समझ आया कि ड्वेन डेंटिस के आसपास जो अजीब चीजें हो रही थीं, वो उसकी बीमारी या बदकिस्मती नहीं थी। वो तो असल में मिस्टर वर्ल्ड उनके खतरनाक बियॉन्डर आइटम्स का असर था। फॉर्स मन ही मन चिल्ला रही थी, नहीं, ये वो गली नहीं है जहां ड्वेन डेंटिस रहता है, या वो बटलर नहीं है जिसका कोई सीक्रेट है। ये सब इसलिए है क्योंकि ड्वेन डेंटिस खुद गेरमन स्पैरो है। असली बेचारा ड्वेन डेंटिस नहीं है, बल्कि वो बियॉन्डर्स और बियॉन्डर आइटम्स हैं जो उसके आसपास हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जियो को गॉडेस से प्रार्थना करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। ये मिस्टर वर्ल्ड के लिए ब्लेसिंग नहीं, बल्कि एक श्राप जैसा होगा। फॉर्स डर के मारे कांपने लगी। वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने अपनी डायरी में ये नोट नहीं लिखा कि ड्वेन डेंटिस को अपनी किडनी चेक करवानी चाहिए। अगर उसने ऐसा किया होता तो उसे पक्का यकीन था कि अगली टैरो गैदरिंग में वो जिंदा नहीं आती, या शायद वो आती, लेकिन एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के रूप में जिसे मिस्टर वर्ल्ड दूसरे मेंबर्स को बेच रहे होते। सोचो यार, कितना डरावना खौफ है इस बंदे का। फॉर्स को ये भी याद आया कि उसने लेमानोस ट्रेवल्स वाली बुक मिस्टर वर्ल्ड को दी थी। मिस्टर वर्ल्ड ने उस बुक को यूज किया है और उसमें डेमीगॉड लेवल की पावर्स भी ऐड की हैं। इसका मतलब है कि मिस्टर वर्ल्ड ने उसे सीक्रेटली ऑब्जर्व किया है। उन्हें पता है कि फॉर्स कैसी दिखती है और उन्होंने उसकी वैल्यू भी लगा ली होगी। फॉर्स का डब एक समुंदर की तरह उफन रहा था। उसने देखा कि मिस्टर वर्ल्ड उसे घूर रहे हैं और उसका रिग्रेनी पछतावा अब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका था। वो सोच रही थी, शुक्र है मैंने जल्दीबाजी में ड्वेन डेंटिस के बारे में अपनी राय नहीं दी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और सवाल आया जिसने उसे और परेशान कर दिया। जब हम बॉडीगार्ड मिशन पर थे तो क्या हम ड्वेन डेंटिस की रक्षा कर रहे थे, या ड्वेन डेंटिस हमारी रक्षा कर रहा था? क्या मुझे मिस्टर गेरमन स्पैरो को उनके पैसे वापस कर देने चाहिए? भाई, ये सिचुएशन इतनी फनी है कि इन फॉर्स के लिए तो ये किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। उधर ऑड्री यानी मिस जस्टिस
पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। वो सोचने लगी, तो कभी कभी ड्वेन डेंटिस मिस्टर वर्ल्ड के बराबर होते हैं। तो फॉर्स ड्वेन डेंटिस को जानती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो मिस्टर वर्ल्ड हैं। ये उसके अभी के रिएक्शन से साफ पता चलता है। अब ऑड्री ने सारे डॉट्स कनेक्ट कर लिए। उस दिन बॉल पार्टी में जब ड्वेन डेंटिस ने मुझे देखा था, तो वो चौंक गए थे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने लाई को पहचान लिया था। लाई वही मैजिकल आइटम है जो मिस्टर वर्ल्ड के दिए हुए बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से बना है। शायद ये पागल एडवेंचरर उसे किसी तरह सेंस कर सकता है। आखिरकार गेरमन स्पैरो किसी भी इंसान का रूप बदल सकता है। उसके पास शेप शिफ्टिंग की पावर्स हैं। ऑड्री को ये भी समझ आ गया कि मिस्टर वर्ल्ड ने सूजी यानी उसके कुत्ते को देखकर भी कुछ नोटिस किया होगा। भले ही मैंने सिर्फ मिस्टर हैंग्डमैन से पूछा था कि अगर कोई जानवर पोषण पी ले तो क्या होगा, लेकिन बाद में मैंने जो इंग्रेडिएंट्स जमा किए वो हमेशा पेयर्स में थे। मिस्टर वर्ल्ड ने पक्का गेस कर लिया होगा कि मेरे पास एक स्पेक्टेटर है, इसलिए वो हॉल में सबको देख रही सूजी से सावधान हो गए थे। बाकी लोग शायद एक जानवर पर शक न करें, लेकिन मिस्टर वर्ल्ड अनुभवी हैं। उन्होंने जरूर बियॉन्डर क्रिएचर्स के साथ डील किया होगा, इसलिए उनका ऐसे सावधान रहना नॉर्मल है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्वेन डेंटिस ने मिस्टर वर्ल्ड गेरमन स्पैरो को पता था कि मैं ही जस्टिस हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने या बात करने की कोशिश नहीं की। उनकी चॉइस में कोई गलती नहीं है। उन हालातों में जब तक वो खुद आकर नहीं बताते, मेरे लिए ये गेस करना या मानना बहुत मुश्किल होता। और वैसे भी सेंट सैमुअल कैथेड्रल में टैरो क्लब के बारे में बात करना, भाई ये तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो जाता। थोड़ी देर की हैरानी के बाद ऑड्री का मन शांत हो गया। अब उसके अंदर सिर्फ एक्साइटमेंट बची थी। मिस मैजिशियन के अलावा, जिसे उसने खुद इंट्रोड्यूस किया था, ये उसकी पहली मुलाकात थी टैरो क्लब के किसी और मेंबर से। उसे लग रहा था जैसे ये कोई हिस्टोरिक मोमेंट है। हाँ, मिस्टर वर्ल्ड और साथ ही मिस्टर फूल के बाकी ब्लेस्ड, अरे उन्हें भी तो द वर्ल्ड ही माना जाएगा। लेकिन उन्होंने ड्वेन डेंटिस की आइडेंटिटी क्यों बनाई? उनका प्लान क्या है? ऑड्री का दिमाग अब तेजी से चल रहा था। बैरन सिंड्रास का फ्रेम होना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क पर हमला, और अब ये बर्बरी फाउंडेशन बनाना, ये सब उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इम्पोर्टेंट है जितना मैंने सोचा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किंगडम के अपर एक्लॉन्स में, यानी ऊंचे ओहदे वाले लोगों के बीच कुछ तो हलचल मच रही है। बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है जैसी प्रिंस एडेसैक की मौत के टाइम पर आई थी, जब ग्रेट स्मॉग हुआ था। बल्कि आज तो ये फीलिंग और भी ज्यादा इंटेंस है। अब जब मुझे ड्वेन डेंटिस की असली पहचान पता चल गई है, तो मैं शायद इनडायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट कर सकती और मदद कर सकती हूँ। इससे मेरे माता पिता और बाकी बेगुनाह लोगों पर आने वाला खतरा कम हो सकता है। अपनी इन्हीं सोचों के बीच ऑड्री ने जल्दी से अपना मन बना लिया। वो अपने पिता के फैसले को एक्सेप्ट करेगी और लोएन चैरिटी बर्बरी फाउंडेशन को ज्वाइन करेगी। फिर उसने मन ही मन एक जोक क्रैक किया, क्या ये लॉजिकल नहीं होगा कि टैरो क्लब की जस्टिस टैरो क्लब के मिस्टर वर्ल्ड द्वारा बनाए गए चैरिटी फाउंडेशन को ज्वाइन करे? मतलब वाह भाई, क्या कनेक्शन है। और आखिर में अलगा और कैट लिया। वो लोग इस बात से ज्यादा सरप्राइज डेंटेस ही वर्ल्ड है या कि वो मिस्टर फूल के ब्लेस्ड का एक मिक्सचर है। उनके दिमाग में बस एक ही थॉट बिजली की तरह कौंधा, बैकलॉन्ड कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि जब द वर्ल्ड जैसा बंदा इतना इन्वॉल्व हो जाए और मिस्टर फूल का अटेंशन वहां हो, तो समझ जाओ कि शांति के दिन गए। तूफान आने वाला है दोस्तों, बहुत बड़ा तूफान। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर ने स्टोरी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। क्लाइन की स्मार्टनेस, फॉर्स का डर और ऑड्री की इंटेलिजेंस ने मिलकर एक ऐसा सीन क्रिएट किया है जो टेंशन से भरा भी है और कहीं कहीं फनी भी। अब देखना यह है कि जब ये सारे लोग रियल लाइफ में एक दूसरे के आसपास होंगे तो क्या खिचड़ी पकेगी। क्या फॉर्स क्लाइन के सामने कभी नॉर्मल हो पाएगी? क्या ऑड्री और क्लाइन मिलकर बैकलॉन्ड को बचा पाएंगे? तो दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का चैप्टर 869 है, जिसका टाइटल है रिपोर्ट हिम। जी हाँ, रिपोर्ट हिम। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्कूल में टीचर से शिकायत करने वाला है, लेकिन यहाँ मामला बहुत ज्यादा सीरियस है और इसमें डेमीगॉड लेवल के खतरे शामिल हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने छोड़ा था। टैरो क्लब की मीटिंग चल रही है और माहौल काफी इंटेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे दो सबसे समझदार मेंबर्स की, यानी कि मिस्टर हैंगमैन और मैडम हर्मिट की। जब क्लाइन यानी द वर्ल्ड ने ड्वेन डेंटेस वाली बात बताई थी, तो इन दोनों के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे थे। अल्जर और कैटलिया दोनों ही ये सोच रहे थे कि क्या बैकलुंड में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। क्या ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलुंड जैसा कोई डिजास्टर दोबारा आने वाला है? क्योंकि बैरन सिंड्रास को फंसाना और पार्लियामेंट मेंबर मार्क पर हमला होना, ये सब कोई छोटी बातें नहीं थीं। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि ये अपने अपने सोर्सेज और चैनल्स का यूज करके पता लगाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये दोनों द वर्ल्ड से सीधे सीधे सवाल पूछने की गलती नहीं करना चाहते। इन्हें पता है कि द वर्ल्ड, जो कि मिस्टर फूल का बियॉन्डर है, वो आसानी से जवाब नहीं देगा। ज्यादा से ज्यादा वो एक छोटा सा कमेंट कर देगा या इग्नोर कर देगा। इसलिए इन दोनों ने सोचा कि पहले हम खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है।
इसी बीच इन दोनों को एक और बात रियलाइज होती है, और ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। उन्हें लगता है कि ड्वेन डेंटेस की आइडेंटिटी पब्लिक होना उनके लिए एक फायदे का सौदा है। वो कैसे? अब सोचो, अगर वो न्यूज़पेपर्स में इस टाइकून की खबरों पर नजर रखेंगे तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि मिस्टर फूल का ब्लेस्ड यानी द वर्ल्ड क्या कदम उठा रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये एक फेक आइडेंटिटी है, तो अगर कोई पंगा हुआ तो क्लाइन इसे कभी भी छोड़ सकता है। लेकिन कैटलिया और अल्जर ने सोचा कि वो इस फेक आइडेंटिटी को असली बनाने में मदद कर सकते हैं। जैसे मान लो, अगर पुलिस या ऑफिशियल बियॉन्डर से चेक करें कि ड्वेन डेंटिस का बैकग्राउंड क्या है, तो कैटलिया अपनी समुद्री शिप के क्रू और दोस्तों को बोल सकती कि हाँ भाई, हम इस डेंटिस को जानते हैं। इससे ये फेक आइडेंटिटी एकदम असली लगेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। मतलब यहाँ टैरो क्लब के मेंबर्स अब बिना बोले एक दूसरे को कवर देने का प्लान बना रहे हैं, जो कि टीम वर्क का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मीटिंग में थोड़ी देर शांति छाई रहती है। ऑड्री यानी मिस जस्टिस द वर्ल्ड के किसी सवाल का जवाब देने ही वाली थी कि तभी हमारे एमलिन भाई यानी मिस्टर मून अपनी सीट पर सीधे होकर बैठ जाते हैं। एमलिन हमेशा की तरह क्यूरियस था। उसने सीधे टेबल के उस पार द वर्ल्ड की तरफ देखा और पूछ लिया, ये पब्लिक आइडेंटिटी किस काम के लिए है? क्या मिस जस्टिस ने जो केसेस बताए उनमें कोई गहरी गड़बड़ है? अब एमलिन का कंसर्न भी जायज था, क्योंकि वो बैकलून में ही रहता है और उसे अपनी सेफ्टी की पड़ी थी। लेकिन यहाँ क्लाइन का इनर रिएक्शन बहुत ही फनी था। क्लाइन अपने मन में सोचता है, भाई तुम खुद इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर लेते? मैं खुद को मुसीबत से बचाने के लिए ही तो ये सब कर रहा हूं और तुम मुझसे ही डिटेल मांग रहे हो। लेकिन बाहर से दविर अपनी डरावनी और भारी आवाज में बस इतना कहा, बिल्कुल, अभी आगे की जांच का इंतजार है। इसका सिंपल मतलब था कि भाई मामला गहरा है, लेकिन ये एक सीक्रेट है और मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। एमलिन को भी समझ आ गया कि उसे और कुछ पता नहीं चलने वाला, तो उसने भी बात को हंसी में टाल दिया और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो जवाब से बहुत खुश है। इधर ऑड्री, जो एक स्पेक्टेटर है, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। उसे एमलिन और द वर्ल्ड की ये बातचीत देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने द वर्ल्ड को थैंक यू बोला। ऑड्री को अब पक्का यकीन हो गया था कि लॉरेटी बर्शरी फाउंडेशन ज्वाइन करना उसका बेस्ट डिसीजन था। वो सोच रही थी कि अगर फ्यूचर में कोई भी डेंजर आया तो वो फाउंडेशन के ऑफिस में जाकर छुप सकती है, जहां ड्वेन डेंटिस का ऑफिस भी बगल में ही है। और अगर साइकोलॉजी अल्केमिस्ट को उस पर शक भी हुआ तो वो उन्हें द वर्ल्ड से मिलवा सकती है। यहाँ ऑड्री के दिमाग में एक बहुत ही मसालेदार ख्याली पुलाव भी पक रहा था। वो इमेजिन कर रही थी कि द वर्ल्ड, जो ग्रे फॉग के ऊपर इतना शांत और सीरियस रहता है, वो रियल लाइफ में ड्वेन डेंटिस जैसा दिखता है। एक तरफ गेरमैन स्पैरो जैसा पागल हत्यारा और एडवेंचर, और दूसरी तरफ ड्वेन डेंटिस जैसा अमीर आदमी। ऑड्री को लगा कि गेरमैन स्पैरो जैसे इंसान के लिए एक मासूम और भोली भाली लड़की बेस्ट मैच रहेगी। मतलब लड़की यहाँ अपनी ही फैंटेसी दुनिया में शिपिंग कर रही थी। लेकिन क्लाइन का ध्यान कहीं और ही था। जब ऑड्री ने उसे थैंक यू बोला तो क्लाइन मन ही मन बड़बड़ा रहा था। थैंक यू का क्या मतलब है? मेरे एज पाउंड्स कहाँ हैं? क्या तुम्हें लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन फ्री की है? यार, क्लाइन पैसों के मामले में कभी नहीं बदल सकता, चाहे वो डेमीगॉड ही क्यों न बन जाए। खैर, उसने बाहर कुछ नहीं कहा और बस सिर हिला दिया। इसके बाद क्लाइन मुड़ता है लिटिलसन यानी डेरिक की तरफ, और यहाँ आता है एक बहुत ही सीरियस सवाल। क्लाइन पूछता है, क्या तुम्हारे पास बिजारो बेन के इंग्रेडिएंट्स हैं? फिर वो एक्सप्लेन करता है कि शायद तुम्हारे यहाँ इसे कुछ और कहते होंगे, लेकिन ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो भेस बदलने में माहिर है। इसकी पावर बहुत अजीब होती है। ये लगभग डेमीगॉड लेवल का होता है और इसकी मुख्य आंख इसका मेन इंग्रेडिएंट है। क्लाइन ने जानबूझकर डेमीगॉड लेवल मेंशन किया ताकि लिटिलसन को वार्निंग मिल जाए कि भाई, ये कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, इससे पंगा लेना मतलब मौत को दावत देना। अल्जर और कैटलिया ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि मिस्टर वर्ल्ड तो मिस्टर फूल का खास आदमी है, तो वो अगर डेमी गॉड लेवल की चीजें मांग रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वो किसी और के लिए मांग रहा हो, या फिर वो खुद सीक्वेंस सफर है और एडवांसमेंट की तैयारी कर रहा हो। उन्हें अनजाने में ये फील हो गया कि मिस्टर वर्ल्ड अब और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। डेरिक ने सोचा और कहा कि ये कोई कॉमन मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन वो किताबों में ढूंढेगा और पता लगाएगा। इसके बाद फॉर्ड यानी मिस मैजिशियन सीन में आती हैं। उन्होंने पहले तो एक प्राचीन रेत के कस्ट आर्टिफैक्ट के बारे में पूछा, लेकिन किसी के पास वो नहीं था। फिर फॉर्ड ने एक बहुत ही अजीब सपने का जिक्र किया जो उन्हें हाल ही में आया था। उन्होंने बताया कि सपने में एक खजाना था और वहां एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिंबल बना हुआ था। वो सिंबल फेट यानी किस्मत और कंसीलमेंट यानी गोपनीयता से मिलकर बना था। फॉर्ड मिस्टर फूल से परमिशन मांगकर वो सिंबल दिखाने ही वाली थी कि द वर्ल्ड ने उन्हें रोक दिया। क्लाइन ने खुद एक बैज यानी बिल्ला हवा में प्रकट किया और पूछा, क्या तुम इस सिंबल की बात कर रही हो? वो बैज लेनवस का था, जो उसने मरने से पहले छोड़ा था। ये हर्मिट्स ऑफ फेट नाम के ग्रुप का पास था। फॉर्ड ने जैसे ही वो बैज देखा वो हकलाने लगी। हाँ, यही है। उसने रियलाइज किया कि मिस्टर वर्ल्ड के पास न सिर्फ वो सिंबल है, बल्कि वो असली आइटम भी है। फॉर्ड को तुरंत समझ आ गया कि ड्वेन डेंटिस ने बोकलुंड स्ट्रीट को रहने के लिए ऐसे ही नहीं चुना था। जरूर कोई बड़ा राज है। तभी द वर्ल्ड ने अपनी भारी आवाज में कहा,
वो खजाना एक जाल है। फॉर्ड ने राहत की सांस ली। वो सोच रही थी कि अच्छा हुआ उसने उस खजाने के पीछे भागने की बेवकूफ़ी नहीं की, वरना पता नहीं क्या हो जाता। उसने द वर्ल्ड को थैंक यू कहा। तभी ऑड्री ने क्यूरियोसिटी में पूछ लिया, मिस्टर वर्ल्ड, ये सिंबल किसका है और आप इसे जाल क्यों कह रहे हैं? क्लाइन ने बहुत ही सिंपल शब्दों में जवाब दिया, ये चोरों का एक झुंड है जो खुद को हर्मिट्स ऑफ फेट कहता है। अल्जर और कैटलिया ने ये नाम नोट कर लिया। अल्जर को शक था कि ये मरॉडर पाथवे के बियॉन्डर्स का ग्रुप है, जबकि कैटलिया को लगा कि ये फोर्थ इपोक की कोई पुरानी फैमिली है। एमलिन ने अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन उसे ऐसा कोई नाम याद नहीं आया। तो उसने सोचा कि वो अपने वैम्पायर एल्डर्स से इसके बारे में पूछेगा। लेकिन क्लाइन यहाँ एक अलग ही लेवल की चेस खेल रहा था। उसे समझ आ गया था कि वो मरॉडर पाथवे का डेमीगॉड जो सीवर्स में छुपा था, वो अभी भी बोकलुंड स्ट्रीट के आसपास ही है। शायद वो हेजल के घर में छुपा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वो शांत नहीं बैठा है, वो मिस मैजिशियन को सपने के जरिए फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, ये ऐसे नहीं चलेगा। मैं उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने की छूट नहीं दे सकता। मुझे इस खतरे को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। और यहीं पर क्लाइन के दिमाग में एक मास्टर स्ट्रोक आता है। वो सोचता है, मैं बाद में अपने प्यारे पोएट यानी लियोनार्ड को ढूंढूंगा और उसे वार्न कर दूंगा। उसके अंदर जो दादाजी हैं यानी पेलेस जोरोस्ट, वो अपनी ही पाथवे के एक डेमीगॉड में जरूर इंटरेस्टेड होंगे। बेसिकली क्लाइन का प्लान ये था कि वो खुद लड़ने के बजाय लियोनार्ड के अंदर बैठे पावरफुल एंजल को उस बुरे डेमीगॉड के पीछे लगा दे। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। वो खुद सेफ रहेगा और लियोनार्ड की मदद से उस खतरे को रिपोर्ट कर देगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम रिपोर्ट हिम एकदम परफेक्ट बैठता है। मिस्टर फूल यानी फॉग के पीछे मुस्कुरा रहे थे। ऑड्री ने नोटिस किया कि मिस्टर फूल का मूड कुछ बदला है और वो सोचने लगी, क्या ये हर्मिट्स ऑफ फेट वाले चोर मिस्टर फूल के दोस्त हैं? इसके बाद कैटलिया को याद आया और उसने द वर्ल्ड से कहा कि वो इस हफ्ते उसे वेस्ट बालम की इन्फॉर्मेशन दे देगी। कैटलिया थोड़ी क्यूरियस थी कि द वर्ल्ड को वेस्ट बालम में क्या काम है, लेकिन उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। क्लाइन ने राहत की सांस ली और सोचा कि टैरो क्लब जैसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होने से लाइफ कितनी आसान हो जाती है। आखिर में अल्जर ने लिटिल सन की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने ने पूर्व चीफ के मबरे वाले मामले का कुछ पता लगाया? डेरिक थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, मैंने अभी बस 2 ही दोस्त बनाए हैं। बेचारा डेरिक सन पाथवे का बियॉन्डर होने के बावजूद ट्रेनिंग फील्ड में उसे 10 में से 9 बार मार खानी पड़ती थी। इतनी मार खाने के बाद जाकर उसने मुश्किल से अपने पुराने जान पहचान वालों से दोस्ती की थी, और वो भी सिर्फ 2 लोग थे। इससे पहले कि हैंग्ड मैन कुछ कहता, डेरिक ने जल्दी से जोड़ा, लेकिन मैंने सुना है कि 6 मेंबर काउंसिल उस मकबरे को खोलना चाहती है। वो कम से कम करैक्टरिस्टिक तो वापस लाना ही चाहते हैं। सिटी ऑफ सिल्वर में रिसोर्सेज की बहुत कमी है, इसलिए वहां किसी भी चीज को बर्बाद करना पाप समझा जाता है। अल्जर ने धीरे से सिर हिलाया और डेरिक को डांटने के बजाय उसे एनकरेज किया। उसने कहा, बुरा नहीं है। जरूरी नहीं कि तुम्हें मदद पाने के लिए उन्हें दोस्त ही बनाना पड़े। जब तुम्हारा नेटवर्क बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें अपने आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगी। यहाँ अल्जर एक सीनियर की तरह डेरिक को गाइड कर रहा था, जो कि काफी अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये था चैप्टर एस। इसमें क्लाइन ने अपनी नई आइडेंटिटी को सिक्योर किया, एक डेमी गॉड लेवल के खतरे को पहचाना और उसे खत्म करने के लिए लियोनार्ड को मोहरा बनाने का प्लान भी सोच लिया। साथ ही साथ टैरो क्लब के बाकी मेंबर्स भी धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्लाइन का ये रिपोर्ट हिम वाला प्लान कैसे काम करता है। क्या लियोनार्ड के अंदर बैठे दादाजी उस डेमी गॉड को खा जाएंगे, या फिर क्लाइन के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी होगी? कहानी अब और भी पेचीदा होती जा रही है। तो भाई लोग, आज के चैप्टर की शुरुआत होती है टैरो क्लब की उसी मीटिंग से जहां पिछले चैप्टर में हमने छोड़ा था। डेरिक यानी हमारा लिटिल सन जैसे ही अपनी बात रखता है, उसे रिकग्निशन मिलती है। वो थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है, मतलब 2 सेकंड के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करना है। उसकी जो शर्म थी वो थोड़ी कम हुई और उसने काफी एम्बेरेस्ड होकर कहा, मैं इस मामले को और अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करूंगा। डेरिक ने मन ही मन कसम खा ली कि अगली टैरो गैदरिंग से पहले वो 2 नए इन्फॉर्मेशन सोर्सेस तो ढूंढ ही लेगा, नहीं बल्कि एक दोस्त बनाएगा। उसने तुरंत अपने लिए एक टारगेट सेट कर लिया। ये देखकर क्लाइन, जो वहां द वर्ड बना बैठा था, उसने अपनी भारी और डरावनी आवाज में कहा, अगर डेथ के डोमेन से जुड़ी कोई बात हो तो तुम मेरी एडवाइस ले सकते हो। और मन ही मन क्लाइन ने जोड़ा, और मैं मिस्टर एजिक से एडवाइस ले लूंगा। मतलब देख रहे हो, सिस्टम चेन बनी है पूरी। डेरिक पूछेगा वर्ड से, वर्ड पूछेगा एजिक से, और क्रेडिट खा जाएगा हमारा क्लाइन। बाकी फ्रैंकली के मशरूम्स की बात करें तो क्लाइन का कोई प्लान नहीं था उन्हें लिटिल सन को देने का, क्योंकि भाई वो मशरूम्स अभी भी आधे अधूरे थे और जो फ्रूट्स इनसे निकलते थे वो जहर और पागलपन से भरे हुए थे। तो डेरिक को वो देकर मारने का तो कोई इरादा नहीं था। डेरिक ने ग्रेटफुल होकर थैंक यू बोला, और फिर थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद टैरो क्लब का लर्निंग सेशन खत्म हुआ। अब सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में। क्लाइन अपनी बॉडी में वापस आता है और आते ही उसके दिमाग में बस एक ही मिशन था, उस मरोडर डेमीगॉड की प्रॉब्लम को सोल्व करना। लेकिन भाई, जैसे ही उसने प्लान बनाने का सोचा,
पहले ही स्टेप पे उसका पोपट हो गया। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि लियोनार्ड मिचेल और उसके शरीर के अंदर रहने वाले दादाजी को ढूंढना कहाँ है। क्लाइन सोचने लगा, सेंट सैमुअल कैथेड्रल, लियोनार्ड शायद बेसमेंट में हो, पर मैं वहां घुस नहीं सकता। वो चर्च में प्रेयर करने भी हफ्ते में 1-2 बार ही आता है और उसका कोई फिक्स टाइम भी नहीं है। अब क्या मैं पागलों की तरह दिन में 3 बार चर्च जाऊं सिर्फ उससे मिलने के लिए? ये कैसी बेकार स्क्रिप्ट है भाई? क्या इसे ही स्टेक आउट कहते हैं? और अगर मैं ऐसा कर भी लूं, तो भी क्या गारंटी है कि वो मिलेगा? हो सकता है वो रेड ग्लव है तो बैकलून छोड़कर कहीं मिशन पे गया हो। क्लाइन को अपनी बेवफी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे रिग्रेट हो रहा था कि वो लियोनार्ड को बेवकूफ बनाने में इतना बिजी हो गया था कि उसका कॉन्टेक्ट नंबर या एड्रेस मांगना ही भूल गया। वो खुद को कोसते हुए सोच रहा था, मुझे लियोनार्ड को बस इतना बोलना चाहिए था कि मैं क्लाइन मोरेटी को बता दूंगा कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई है। अगर वो कुछ कहना चाहे तो मुझे बता देना। इससे कम से कम बात करने का एक रास्ता तो खुल जाता। क्लाइन ने एक गहरी सांस छोड़ी। अब उसके पास बस एक ही फाइनल सॉल्यूशन बचा था, और वो था उस जादुई आईने यानी एरोड से पूछना। तो भाई, क्लाइन ने कागज उठाया और उस पर कंसीलमेंट और मिस्ट्री प्राइंग के सिंबल्स ड्रा किए। उसने अपनी नज़र उस फुल बॉडी मिरर पर गड़ाई। आईने के अंदर पानी जैसी लहरें उठीं और सफ़ेद रंग के लोइनस टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ आया। लेकिन इस बार जो लिखा था वो पढ़कर आप हंस पड़ोगे। लिखा था, महामहिम ग्रेट मास्टर, आपका छोटार, हम्बल और डराहू नौकर एरोड्स आपकी पुकार पर हाजिर है। किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले मैं बस इतना कहना चाहता हूं, मैं गलत था। मुझसे गलती हो गई। क्लाइन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, तुम अचानक अपनी गलती क्यों मान रहे हो? मिरर पर शब्द बदले और लिखा आया, शॉर्ट में कहूं था। और फिर डॉट्स के बाद वो शब्द कांपने लगे, जैसे एरोड सच में थरथर कांप रहा हो। उसने लिखा, हाल ही में बहुत सारे लोग आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने आपकी प्रेजेंट आइडेंटिटी की रेपुटेशन के बारे में जान लिया है। अब यहाँ पे सीन समझो। क्लाइन अभी ड्वेन डेंटेस बना हुआ है और ड्वेन डेंटेस के बारे में मार्केट में क्या अफवाह उड़ी है, यही कि वो हर खूबसूरत चीज का शौकीन है। ये बात इतनी फैल गई है कि मिस जस्टिस तक को पता चल गया। क्लाइन मन ही मन हंसा, चलो अच्छा ही है। मैंने वैसे भी ये बहाना बनाया था कि ये एक शेयर की हुई आइडेंटिटी है। एक से ज्यादा ब्लेस्ड लोग ड्वेन डेंटेस का रोल प्ले करते हैं, तो अलग अलग पसंद होना नॉर्मल है। फिर उसने आईने को देखा जो डर के मारे सफेद पड़ गया था। क्लाइन ने हंसी छुपाते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है पूछने की। मिरर पर नए शब्द बने, क्या आप मुझे माफ करेंगे? नहीं, मेरा मतलब है, क्या आप मेरी आगे की परफॉर्मेंस देखने लिए तैयार हैं? ये एटीट्यूड देख रहे हो? मतलब माफी भी मांग रहा है, अपनी इंपॉर्टेंस भी दिखा रहा है। क्लाइन ने मन ही मन में तस्क किया और एक सीरियस चेहरा बनाकर बोला, काम पे ध्यान दो। मिरर पर चांदी जैसी चमक के साथ लिखा आया, जी ग्रेट मास्टर, चूंकि आपने मुझे बुलाया है, क्या आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है? क्लाइन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे ये बताओ कि लियोनार्ड मिचेल अगले कुछ दिनों में कहाँ रहने वाला है? सिल्वर मार्क्स जल्दी से बदले और नया एड्रेस आया, पिंस्टर स्ट्रीट। और शब्दों के नीचे आईने में एक सीन दिखाई दिया। एक टेरेस हाउस था, यूनिट नंबर सा। वहां एक काले बालों और हरी आंखों वाला नौजवान अपने घर की चाबी निकाल रहा था। ये लियोनार्ड ही था। क्लाइन ने सोचा, ये तो ही पुरानी जगला। कुछ नहीं बदला। लेकिन अगर मैं सीधे उसके घर गया तो लियोनार्ड की नज़र में ड्वेन डेंटेस की इमेज खराब हो जाएगी। ये तो लेवल गिराने वाली बात होगी। तो क्या एमलिन वाइट को भेजूं? नहीं यार, लियोनार्ड शायद समझ गया होगा कि उस वैम्पायर और शर्लॉक मोरियार्टी के बीच कनेक्शन है। असली प्रॉब्लम तो वो दादाजी हैं जो लियोनार्ड के अंदर हैं। मुझे नहीं पता कि उस पेलेज जोरोस्ट का असली मोटिव क्या है। अगर मैंने उसे कोई बड़ा गिफ्ट दिया या सीधे कांटेक्ट किया, तो हो सकता है लियोनार्ड की जान खतरे में पड़ जाए। और चूंकि ये मामला सीधे मुझसे जुड़ा नहीं है, तो ग्रे फोग के ऊपर डिविनेशन करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। क्लाइन के दिमाग में प्लान्स बन रहे थे और बिगड़ रहे थे। फिर उसने सोचा, क्यों मैं लियोनार्ड के अंदर वाले उस दादाजी को इन्वॉल्व किए बिना सीधे दुश्मन को डराऊं? अगर मैं पहले जोरोस्ट या आमोन का नाम लेकर उस मरॉडर डेमीगॉड को वार्निंग दूं, तो वो डर के मारे खुद ही भाग जाएगा। ये तरीका ज्यादा सेफ है और इसमें पंगे भी कम हैं, बशर्ते कि मैं खुद को एक्सपोज न करूं। क्लाइन ने कुछ सेकंड सोचा और फिर एरोड से पूछा, हेजल मैश के पास जो डेमीगॉड छुपा है वो अभी कहाँ है? मिरर की सरफेस पर फिर से पानी जैसी लहरें उठी और सीन बदल गया। एक मोटे और खूबसूरत कढ़ाई वाले कालीन पर एक छोटा सा लेदर का सोफा रखा था और उस सोफे के ऊपर एक सफेद रोएनदार कुशन था। उस कुशन के बीचों बीच एक ग्रे कलर का चूहा बैठा था। हाँ भाई, एक चूहा, लेकिन आम चूहों से अलग इसकी आंखें डार्क रेड थीं। क्लाइन ये देखकर हैरान रह गया। चूहा? उस मरॉडर डेमिगॉड ने एक चूहे को पैरासिटाइज, और वो दिन दहाड़े हेजल के कमरे में सो रहा है। और देखो तो सही, भाई ने अपने लिए कितना महंगा कुशन सेट कर रखा है। लगता है मेरे प्लान्स की वजह से उसे चूहा बनना पड़ा। क्लाइन को पहले तो हैरानी हुई, फिर थोड़ी हंसी भी आई। मतलब एक डेमीगॉड की ये हालत। मिरर पर फिर से सिल्वर लाइन्स उभरीं, ग्रेट मास्टर, मेरे लिए और क्या हुक्म है? क्लाइन ने सीरियस होते हुए कहा, बहुत तेज हो रहे हो। सुनो, उस कमरे में जो आईना है उसे यूज करो और उस डेमी गॉड को वार्न करो। उसे बताओ कि इस स्ट्रीट के आसपास मरॉडर पाथवे का है जिसके इरादे नेक नहीं है।
और ये भी बता देना कि ब्लास्फेमर आमोन किसी भी वक्त आ सकता है। मिरर पर शब्द चमके, ठीक है मास्टर, मैं अभी करता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है हेजल के बेडरूम में। वो ग्रे चूहा जो मजे से कुशन पे लेटा था अचानक चौकन्ना हो गया। उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ने उसे बताया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत कमरे में रखे फुल बॉडी मिरर की तरफ देखा। मिरर की सरफेस पर ऐसे शब्द उभरे जैसे कि वो ताज़ा खून से लिखे गए हों जो अभी तक जमा भी नहीं था। लिखा था, इस इलाके को छोड़ दो। ग्रे चूहे की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक पल के लिए एकदम शांत हो गया। उसने पूछा क्यों। खून बहता हुआ दिखा और शब्द फैलकर नए वाक्यों में बदल गए। आसपास मरॉडर पाथवे का एक एंजेल घूम रहा है जिसे रिकवरी की सख्त जरूरत है। ये पाथवे सभी हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स का दुश्मन है। ब्लास्फेमर आमोन यहाँ आ रहा है। मैं तुम्हें इसलिए वार्न कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वे लोग तुम्हारा फायदा उठाएं। ग्रे चूहा धीरे से चूं चू किया और फिर अपनी भारी इंसानी आवाज में पूछा, तुम कौन हो। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। गुस्सा इस बात का था कि उसने इतनी मुश्किल से जो ताकत जमा की थी वो बार बार छिन जाती थी, वरना वो एस्ट्रोमेंसी यूज करके खुद पता लगा लेता कि सच क्या है। वो आईना जो बीच में धुंधला हो गया था उस पर अचानक फिर से खूनी शब्द उभरे, और इस बार जो लिखा था वो इस चैप्टर का सबसे एपिक मोमेंट है। एरोर्स ने लिखा, मैंने तुम्हारे एक सवाल का जवाब दे दिया है। रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल के हिसाब से अब मेरी बारी है पूछने की। और उसके ठीक नीचे एक नई लाइन खून से लिखी हुई आई, दिल थाम के सुनिए। सवाल ये था, अब जब तुमने जल्दबाजी में एक चूहे को पैरास्टाइज कर लिया है तो तुम उस बॉडी के कंस्ट्रक्ट और हार्मोन्स से जरूर इन्फ्लुएंस हुए होगे। तो अब मुझे बताओ कि किस जीव को देखकर तुम्हें मेटिंग की यानी संबंध बनाने की इच्छा होती है। इंसानी मर्द, मादा चूहा, नर चूहा, या फिर ऊपर लिखे सभी? कृपया जवाब दें भाई साहब, मतबेइज्जती की भी हद होती है। एक डेमीगॉड से ऐसा सवाल, ये एरोड्स भी ना एकदम नेक्स्ट लेवल ट्रोल है। ठीक इसी मोमेंट पर हेजल ने धीरे से दरवाजा खोला। पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर बैठे उस ग्रे चूहे ने नोटिस ही नहीं किया। शायद वो आईने में लिखे सवाल को पढ़कर सदमे में था। दरवाजा थोड़ा और खुला और हेजल ने देखा कि वो चूहा जो दावा करता था कि वो एक लेजेंडरी डेमीगॉड है, वो पागलों की तरह आईने को घूरे जा रहा है। हेजल को लगा ये चूहा अपनी ही शक्ल देख के मंत्रमुग्ध हो गया है क्या। हेजल की भौहें तन गईं और वो दरवाजा खोलते खोलते रुक गई। तभी उसने देखा कि वो ग्रे चूहा गुस्से से कांपने लगा। उसकी लाल आंखों में साफ साफ खूनी इरादे दिख रहे थे। चूहा गुर्राया, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। वो मुड़ा ताकि कमरे से बाहर भाग सके, लेकिन तभी अचानक इनविजिबल जंजीरों ने उस चूहे की बॉडी को जकड़ लिया। नॉर्मल हालत में ये ताकत उसके लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन अभी वो कमजोर था। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी बची खुची ताकत ड्वेन डेंटेस के बॉडीगार्ड को सपना दिखाने में खर्च कर दी थी। और फिर बूम, आसमान से एक मोटी सिल्वर कलर की बिजली गिरी और सीधे उस ग्रे चूहे पर आ लड़ी। हेजल की आंखों के सामने सब कुछ सफेद हो गया। इतनी तेज रोशनी थी कि कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उसकी विजन वापस लौटी, उसने देखा कि वो ग्रे चूहा जमीन पर पड़ा है, पूरी तरह जलकर काला हो चुका है। उसके छोटे छोटे हाथ पैर अभी भी झटके खा रहे थे। मत एक गलत सवाल और डेमीगॉड फ्राई हो गया। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है ये चैप्टर। एरोड्स ने अपना काम कर दिया, लेकिन बेचारे चूहे की जो हालत हुई है वो देखकर हंसी भी आ रही है और तरस भी। अब हेजल का क्या होगा? क्या वो समझ पाएगी कि यहाँ क्या हुआ? और क्या क्लाइंट को पता चलेगा कि उसका प्रैंक इतना जानलेवा हो गया? तब तक के लिए अगर आपको एरोड्स का ये ट्रोलिंग वाला अंदाज पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोकना मत भूलना, और कमेंट्स में बताओ अगर आप उस चूहे की जगह होते एरोड्स के सवाल का क्या जवाब देते। मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियसली मत लेना। तो दोस्तों, पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि कैसे एरोड्स ने उस चूहे यानी डेमीगॉड पर बिजली गिरा दी थी। अब कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है। हेजल जो अभी एक टीनेजर ही है और इन सब मामलों में बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है, वो बेचारी एकदम सन्न रह गई। अचानक हुए इस धमाके और बदलाव ने उसे कुछ पलों के ब्लैंक कर दिया था। वो दरवाजे पर खड़ी थी, एकदम सुन, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो कि रिएक्ट कैसे करना है। फिर कुछ सेकंड्स बाद उसे होश आया और वो हबड़ाते हुए कमरे के अंदर भागी। जब वो उस जले हुए कोयले जैसे हो चुके चूहे के पास पहुंची तो सीन कुछ ऐसा था कि वो डेमीगॉड जो कुछ देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अब जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। लेकिन भाई, डेमीगॉड होने का एटीट्यूड देखो। इतनी बुरी हालत में भी उस चूहे ने एकदम शांत आवाज में कहा, तुम दरवाजा बंद करना भूल गई। मतलब खुद जल के कबाब बन गए हैं, लेकिन डिसिप्लिन पूरा चाहिए। हेजल पहले तो ब्लैंक हो गई, फिर उसे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, हड़बड़ाहट में उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अगर मेड्स या नौकरों ने अंदर झांक लिया होता तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। खैर, चूहे को जिंदा और बात करते हुए देखकर हेजल ने राहत की सांस ली। वो चुपचाप वापस गई, दरवाजा बंद किया। इस दौरान उसने उस बड़े से शीशे में भी देखा, वह शीशा जिसके जरिए ये सारा कांड हुआ था। लेकिन अब वो शीशा एकदम नॉर्मल लग रहा था। कमरे का रिफ्लेक्शन एकदम साफ था, कोई भी एक्स्ट्रा परछाई या भूत प्रेत नहीं दिख रहा था। दरवाजा लॉक करने के बाद हेजल ने फाइनली अपने टीचर यानी उस चूहे से पूछा, टीचर अभी आखिर हुआ क्या था? अब यहाँ पर उस चूहे की हालत देखो, उसका शरीर जला हुआ है, उसे दर्द हो रहा है, लेकिन वो अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या गजब का झूठ बोलता है। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, देखो हेजल, मिस्टिसिज्म की दुनिया में जहाँ सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं वहाँ खतरा हमेशा बना रहता है।
तुम लापरवाह नहीं हो सकती। मैंने शीशे के जरिए एक डिविनेशन यानी भविष्यवाणी करने की कोशिश की थी, लेकिन अनजाने में मैंने किसी अननोन एग्जिस्टेंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और फिर वो बड़े गर्व से बोलता है, काफी स्ट्रगल के बाद मैंने फाइनली उस मुसीबत को टाल दिया और खतरे को बाहर फैलने से रोक दिया। वाह भाई, क्या कवर अप है। मतलब पिट के आए हो, लेकिन स्टूडेंट के सामने हीरो बनना है कि मैंने खतरे को रोक दिया। वो चूहा इतनी फ्लुएंसी के साथ बोल रहा था, बिना हकलाए, जैसे बिजली का झटका खाना उसके लिए रोज की बात हो। हेजल भी महिमन सोच रही थी कि अच्छा, तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ऐसा कुछ हो सकता है। कमरे में जले हुए फर और चर्बी की बदबू आ रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि टीचर की हालत टाइट है। इससे पहले कि हेजल कुछ बोल पाती, चूहे ने अपनी बात जारी रखी। उसने हेजल की तरफ पीठ कर ली, शायद वो अपना जला हुआ चेहरा नहीं दिखाना चाहता था। उसने कहा, मेरी फिजिकल कंडीशन अब खराब हो चुकी है, मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता, वरना चर्च ऑफ एवरनाइट के लोग मुझे ढूंढ लेंगे। एक काम करो, कोई मौका देखकर मुझे अपने गांव वाले घर यानी कंट्री साइड वाले मैनर में शिफ्ट कर दो। हेजल ने उस रोस्टेड चूहे को देखा और उस भुने हुए मांस की खुशबू को महसूस किया। वो कुछ सेकंड चुप रही, अपनी शंकाओं को दबाया और बस इतना ही बोली, ठीक है, ये सीन यहाँ खत्म होता है और अब हम चलते बोकलुंड स्ट्रीट। हमारे मेन कैरेक्टर क्लाइन के पास। क्लाइन अपनी रिक्लाइनिंग चेयर पर मजे से लेटा हुआ था। तभी उसके सामने वाले शीशे में फिर से वो पानी जैसी लहरें उठीं और सिल्वर कलर की रोशनी चमकी। शीशे पर शब्द उभर कर आए, और गेस करो अरोड्स ने क्या रिपोर्ट दी। उसने लिखा, ग्रेट मास्टर, आपके इस तुच्छ सेवक अरोड्स ने आपके आदेशों का पालन किया है और उस मरॉडर पाथवे के डेमीगॉड को चेतावनी दे दी है। मैंने उसे एक छोटी सी सजा भी दी है। क्लाइन ने जब उस यानी फीमेल प्रोनाउन पढ़ा तो वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर शीशे ने उसे वो सीन दिखा दिया। एक सिल्वर बिजली गिरी और वो ग्रे चूहा तड़प कर गिर गया। ये देखकर क्लाइन भी हैरान रह गया। उसने सोचा ये कुछ ज्यादा ही कमजोर नहीं था, मतलब एक डेमीगॉड और एक झटके में ढेर। तभी अरोड्स ने पूछा, क्या आप मेरे काम से खुश हैं? क्लाइन ने सिर हिलाया, बुरा नहीं है। फिर क्लाइन ने अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए पूछा, तुमने उसे सीधा जान से क्यों नहीं मारा? दोस्तों, यहाँ पर अरोड्स ने जो जवाब दिया वो इस दुनिया के पावर सिस्टम को समझने के लिए बरोड्स ने जरूर लिखा। अगर आप किसी डेमीगॉड को मारने के लिए पूरी तरह श्योर नहीं हैं, तो उसे कॉर्नर करना यानी मजबूरी की हालत में डालना सही नहीं होता। अगर उन पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जाए तो वो अपना आपा खो सकते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि वो एक इनकम्प्लीट मिथिकल क्रिएचर में बदल जाते हैं, जो पूरी तरह इरेशनल और पागल होता है। अरोड्स ने आगे समझाया कि अक्सर डेमीगॉड्स अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल खोने से रोक रहे होते हैं। और आखिर में अरोड्स ने अपनी मजबूरी बताई, मैं यहाँ अपने असली फॉर्म में नहीं हूँ, इसलिए मैं बस एक छोटी सी सजा ही दे सकता था। जैसे ही ये लाइन लिखी आई, क्लाइन को ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसे बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों से देख रहा हो, जैसे कोई पप्पी अपने मालिक को देखता है। क्लाइन ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस सिर हिलाया और कहा, आज के लिए इतना ही, और कुछ और काम हुआ तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। शीशे ने तुरंत एक हाथ हिलाने वाला इमोजी बनाया और गायब हो गया। यार, ये अरोड्स भी एकदम रिलायबल और क्यूट एआई असिस्टेंट जैसा है, बस थोड़ा ज्यादा ही ड्रामा करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। क्लाइन अपना लंच और नैप ले चुका था। तभी उसका बटलर वॉल्टर उसके पास आता है एक लेटर लेकर। ये लेटर चर्च की तरफ से था। वॉल्टर ने बताया, सर, चर्च ने आपको लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने का इन्विटेशन दिया है। आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप वहां कोई पक्की पोस्ट ले लें और अच्छी खासी सैलरी उठाएं, या फिर आप बस एक सिंबॉलिक रोल ले जहां आप सिर्फ बड़ी मीटिंग्स और वोटिंग में हिस्सा लेंगे। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, भाई चर्च वाले तो बड़े तेज हैं, सब कुछ सेट भी कर लिया। चूंकि क्लाइन ने पहले ही 10,000 पाउंड्स डोनेट कर दिए थे, तो उसने सोचा कि सैलरी लेना अच्छा नहीं लगेगा। उसने एक रईस और दरियादिल इंसान की तरह एक्टिंग करते हुए कहा, मैं सिंबॉलिक रोल लूंगा, लेकिन मैं फ्यूचर में फाउंडेशन के काम में एक्टिवली हिस्सा लेना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी मदद ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। वाह, एक्टिंग है। अंदर से तो क्लाइन अपने फायदे देखा, लेकिन बाहर से एकदम संत आदमी। वॉल्टर ने इम्प्रेस होकर कहा, मैं चर्च को आपके विचारों के बारे में बता दूंगा। बुधवार की सुबह फाउंडेशन की ऑफिशियल ओपनिंग है, आपको वहां चलना चाहिए। क्लाइन ने अपनी चाय की चुस्की ली और एग्री कर दिया। अब कहानी शिफ्ट होती है समुद्र के बीचों बीच गोल्डन ड्रीम जहाज पर। डेनिट, जो बेचारा हमेशा डरा सहमा रहता है, डेक पर बैठा हुआ था। गेरमान स्पैरो यानी क्लाइन ने उसे एक काम दिया था और डेनिस को लग रहा था कि अगर उसने जल्दी नहीं किया तो वो स्पैरो के हाथों मारा जाएगा। उसने सोचा, यार, मैं सोते सोते ही किसी की बाउंटी नहीं बनना चाहता। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी कैप्टन वाइस एडमिरल आइसबर एडविना एडवर्ड्स के केबिन की तरफ बढ़ा। उसे एंडरसन मिल नहीं रहा था, तो सोचा कैप्टन से ही पूछ लूं। दरवाजे पर नॉक करने के लिए उसने हाथ उठाया ही था कि अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। डेनिट्स का हाथ हवा में ही रुक गया। बेचारे की तो बोलती ही बंद हो गई। अंदर जाकर देखा कैप्टन कुछ लिख रही हैं। डेनिट्स ने हंसते हुए थोड़ा झुक कर कहा, कैप्टन, मुझे आपसे कुछ पूछना था। एडविना ने अपनी पेन नीचे रखी
अपनी स्लीव्स ठीक की और डेनिट्स को देखकर सीधा बोली, तुम्हें वेस्ट बालम के बारे में पूछना है। डेनिट्स का फेस फ्रीज हो गया है। कैप्टन को पहले से कैसे पता? उसे लगा कि पक्का उसके दोस्तों ने उसकी चुगली की होगी। मन ही मन गालियां देते हुए उसने फिर से झूठी हंसी हाँ, मुझे जैसा कि आप जानती हैं मुझे हिस्ट्री और जियोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है। भाई डेनिट्स और पढ़ाई, ये तो जोक ऑफ द ईयर हो गया। एडविना ने खिड़की के बाहर देखते हुए बिना उसकी बकवास सुने लेक्चर शुरू कर दिया। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। और फिर उन्होंने नॉनस्टॉप जानकारी देना शुरू किया। वेस्ट बालम में कुछ शहर लोएन के हैं, कुछ घाटियां इंटिस की हैं। वहाँ के लोकल जनरल्स को लोएन सपोर्ट करता है तो कुछ ट्राइब्स इंटिस के इशारों पर चलती हैं। वहाँ कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी हैं जो दोनों देशों को बैलेंस करके चलते हैं। इनका कनेक्शन न्यूमिनस एपिस्कोपेट के अलग अलग ग्रुप से है और वो डेथ के वंशज होने का दावा करने वालों के खिलाफ हैं। इसके अलावा रोज स्कूल ऑफ थॉट और फेसाब एम्पायर का भी वहाँ गहरा असर है। बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारी एक सांस में। डेनिट, जिसका दिमाग वैसे ही छोटा है, ये सब सुनकर चकरा गया। उसने बीच में टोकते हुए कहा, कैप्टन मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे, वरना याद कैसे रहेगा भाई। एडविना को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने टेबल पर रखे पेन और कागज की तरफ इशारा किया। ये अच्छी आदत है। मुझे यकीन है कि गेरमान स्पैरो को गलत जानकारी पसंद नहीं आएगी। ये सुनते ही डेनिट फिर से हक्का बक्का रह गया। इन्हें ये भी पता है कि ये स्पैरो के लिए है? मतलब इस जहाज पर कोई भी राज छुपता ही नहीं है। एडविना तो साक्षात विकिपीडिया और जासूस दोनों निकली। आखिर में सीन वापस क्लाइन पर आता है। मिस मैसेंजर ने उसे डेनिट्स का खत ला कर दिया। खत पढ़ते ही क्लाइन का सर घूमने लगा। वेस्ट बालम तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और डेंजरस जगह है। वहाँ लोएन, इंटिस डेथ के फॉलोवर्स सब आपस में लड़ रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, रोज स्कूल ऑफ थॉट का वहाँ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ये वो लोग हैं जिनसे क्लाइन को सख्त नफरत और डर है। क्लाइन ने तुरंत डिसाइड कर लिया, जब तक मिस्टर एजिक मेरे साथ नहीं होते, मैं अकेले वेस्ट बालम जाने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। मतलब वहां जाना सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का चैप्टर। एक तरफ हेजल और उसका जला हुआ चूहा टीचर, दूसरी तरफ क्लाइन का बढ़ता रुतबा और तीसरी तरफ डेनिट्स की फजीहत। अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्लाइन अपने इस नए डायरेक्टर वाले रोल में क्या कमाल करता है और क्या वो वेस्ट बालम की गुत्थी सुलझा पाएगा। तब तक के लिए कमेंट्स में बताओ कि अगर आपके पास अरोड्स जैसा जादुई शीशा होता तो आप उससे सबसे पहले क्या करवाते। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। In a quiet room, the candle burns low, a page turns slow, the symbols flow, voices rise where none should be, a whisper calls across the sea. Broken king.
stars in the fall, deeper than the sea. Eyes that watched eternity. He reads the lines, he takes the throne. A fool, but not alone. I didn't expect this. Who are you? What are you doing here? Nothing!